वेलकम टू जे आर एफ जोन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आगामी एग्जामिनेशन के लिए आप एक स्ट्रेटजी बना लिए होंगे कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, उसकी हमारी क्या योजनाएं होंगी। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं 22 अगस्त 2024 शिफ्ट 2 में जो पेपर आपसे पूछा गया था उस पेपर को आज हम सभी कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि 22 अगस्त 2024 शिफ्ट 2 के पेपर में हमसे किस प्रकार के सवाल इनपुट हुए थे और उनको सॉल्व करने की क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट किया जाए। आप हर बार की तरह देखेंगे, पहला जो 5 क्वेश्चन होता है वो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन से होता है और मैंने कई बार बोला कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको टेबल ही मिलता है सॉल्व करने का, हालांकि उसके तरीके अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए एक टेबल आपको दिया गया है, उससे संबंधित इंस्ट्रक्शंस ऊपर दी गई हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 5 रिटेल स्टोर्स की बात की गई है और जो 5 रिटेल स्टोर्स है उनके जो नाम है ABCDE हैं, ठीक है। और ये 6 साल का डाटा है, ईयर 2018 से 2023 तक का डाटा दिया गया है आपको। और जो डाटा दिया गया है वो डाटा प्रॉफिट का डाटा है और लाख में दिया गया है, मतलब कि ये जो वैल्यू नीचे लिखी गई है 12, 18, 24, 21, ये सभी क्या है, लाख में है। जैसे एक बार इसको हम समझा दें, जैसे 2018 की अगर बात करें तो ये जो रिटेल स्टोर है, एक आज 2018 में जो प्रॉफिट हुआ है वो 12 लाख हुआ है, 2019 में 18 लाख हुआ है। कुछ इस तरीके से आपको इस टेबल को पढ़ के इसके जवाब देने होंगे। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात नीचे दिखी गई है कि लाभ बराबर जो होता है वो आय माइनस निवेश का होता है। इसको भी खूब इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए मान लीजिए कि एक छोटी सी बात बतला दें आपको पहले, फिर सवाल की तरफ चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं अमाउंट वो 6,000 रुपये मान लीजिए कि आपने इन्वेस्ट किया, कहीं पर भी किसी एक बिजनेस में आपने 6,000 रुपये इन्वेस्ट किया। उस कुछ समय बाद भाई 6,000 रुपये पर आपको 1,000 रुपये का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ध्यान से देखिएगा, ये आप निवेश किए हैं, इन्वेस्टमेंट किए हैं, ठीक है। आपने 6,000 रुपये निवेश किया तो कुछ समय बाद आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी आय क्या है, आपकी इनकम क्या है, तो आप क्या कहोगे, 6,000 प्लस 1,000 इसको जोड़ दोगे तो कहोगे क्या होगा, 7,000 रुपये हमारी आय हो गई। अब दूसरा कोई कह सकता है कि भाई आपका प्रॉफिट क्या है, तो प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट तो भी आप देख रहे हो 1,000 है, लेकिन हमेशा 1,000 आपको नहीं पता रहेगा। तो जो प्रॉफिट निकालने का तरीका होगा वो आय में से अगर आप निवेश को निकाल देंगे तो आपको अपना प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे 7,000 है और फिर 6,000 है, दोनों को आपस में घटाओगे तो 1,000 रुपये मिल जाएगा। तो आप कहोगे सर प्रॉफिट मेरा 1,000 हो गया, ठीक है। अच्छा, आपसे कोई पूछ सकता है कि आपका निवेश क्या है, तो निवेश जब पूछता है तो आप क्या करेंगे, कोई पूछ सकता है ना आपसे निवेश क्या है, तो आय में से आप क्या निकालेंगे, आय में से आप अपने प्रॉफिट को निकाल देंगे, लाभ को निकाल देंगे। आय आपकी हुई थी 7,000, उसमें से 1,000 अपना प्रॉफिट निकाल देंगे तो बचेगा 6,000। तो ये 6,000 क्या है, ये 6,000 आपका इन्वेस्टमेंट है, आपका निवेश है। तो ये जो तीनों बातें हमने बतलाई कि आप निवेश को कैसे निकालोगे, आय कैसे निकालोगे, प्रॉफिट कैसे निकालोगे, तीनों को इसी फार्मूले से निकलेगा। बस इसी को आगे पीछे करके आपको अंडरस्टैंड करना होगा। अगर इतनी बातें ध्यान में आई हैं तो आगामी जो हम 5 सवाल आपको बताएंगे, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। बाकी परसेंटेज के तरीके तो हमने आपको बतला ही दिए हैं पहले, जो 4-5-6 वीडियो लाई हैं उसमें हमने जिस तरीके से सॉल्व कराया है बस उसी तरीके को हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि वो सबसे सरल और सिंपल भी है, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि वर्ष 2020 में भंडार डी की आय कितनी होनी चाहिए। भंडार डी की इसने आय पूछी है, इनकम पूछी है, ताकि उसका जो लाभ प्रतिशत हो 30% हो। भंडार डी की आय कितनी है, उसका लाभ परसेंट 30% हो। तो भंडार डी पे चलो भैया जरा, ये स्टोर डी है और 2020 में करा है, तो 2020 में जो डी का प्रॉफिट हुआ है वो 18 लाख हुआ है। 2020 में जो डी का प्रॉफिट है, डी का जो प्रॉफिट है वो 18 लाख है। तो यही 18 लाख 30% के बराबर है, यही 18 लाख क्या है, 30% के बराबर है। तो अब आप यहां से इसका निवेश निकाल लीजिए। जब 30% 18 लाख है तो 100% कितना होगा, 30% 18 लाख तो 100% कितना होगा, तो 10 तिहाई 30 होता है, 10 दाम 100 होता है। तो ये हो गया, और 3 1 के 3 होता है, 3 6 18 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 10 गुणे 6, अर्थात बन गया कितना, 60 लाख।
तो 60 लाख ये हुआ इन्वेस्टमेंट, अर्थात ये हुआ क्या, निवेश। ठीक है, अब 60 लाख निवेश हुआ तो हमसे निवेश नहीं आय पूछी है। तो आय निकालने के लिए अभी भी हमने आपको बतलाया कि आप अपना निवेश जोड़ देंगे कि कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया था प्लस जो आपको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट को जोड़ देंगे। तो 60 प्लस कितना जोड़ देंगे, 18 जोड़ देंगे, तो आपको जो आय मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, 78 लाख रुपए मिल जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी वाला होगा कि भाई वर्ष 2020 में भंडार डी की आय कितनी होगी, 78 लाख होगी और उसका प्रॉफिट भी 30% रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सवालों को सॉल्व करेंगे। हम सेकंड पे चलते हैं। अब देखिए सेकंड वाला जो क्वेश्चन कहा है कि स्टोर ए और बी को युग्म 2018 और 19 तथा डी और ई को क्रमशः 18 और 22 और 18 और 21 में प्राप्त लाभ में प्रतिशत परिवर्तन पर विचार कीजिए। अब समझ में आ गया कि क्या पूछ रहा है कि भाई किसमें सबसे ज्यादा लाभ हुआ है, ये पूछ रहा है। देखिए ए और बी को, पहले तो ए और बी का दोनों का 18 और 19 ही कहा है। तो देखिए स्टोर ए यहाँ पे है, 18 और 19 पास पास में। देखिए 18 ए का 18 में 12 लाख रुपए फायदा हुआ था और 19 में जो फायदा हुआ था वो 18 लाख रुपए हुआ था। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई आप ऐसे ही चेक करो, बी का देखने जाओगे तो बी का 9 लाख हुआ था और इसका 15 लाख हुआ था। तो कह रहा है कि सबसे ज्यादा परिवर्तन किसमें हुआ था, सबसे ज्यादा लाभ में सबसे ज्यादा परिवर्तन किसमें हुआ था। तो अब जरा देखिए ए का पहले शुरू करते हैं हम। ए का अगर देखेंगे तो 12 लाख 18 में था, 19 लाख किसमें हो गया, सॉरी 12 लाख 18 में था और 18 लाख 19 में हो गया। तो कितना बढ़ गया, 6 बढ़ गया। तो 6 लाख ही तो परिवर्तन ला रहा है, 6 गुणे 100 और किससे कंपेयर कर रहे हैं, 18 वाले से। ठीक है, तो 6 के 6 होता है, 6 दूना 12, 50% की चेंजिंग हुई है, अर्थात उसका जो ए का लाभ है वो 50% बढ़ गया है 19 में। अब हम बी की तरफ चलते हैं। देखिए बी का तो पहले 9 लाख था, बढ़ के 15 हो गया। तो 6 गुणे 100 और नीचे आ जाएगा 9, तो 3 का 3 टाइम और 3 का 2 टाइम। ठीक है, तो ये बन गया 200/3। 200/3 को सॉल्व करोगे, 3 छक 18, फिर 3 छक 18, 66.6 6 करके आएगा, चाहे इसको 6-7 भी कर लो लगभग में। ठीक है, अब ये सी वाले पे चलिए जरा। सी पे कहा कि देखिए 2018, सी नहीं है ये डी है, माफ करिएगा, ये क्या है, डी है। तो 2018 और 22 को देख रहा है। तो 18 में अगर देखेंगे तो इसका जो लाभ था 15 था और 22 में देखेंगे तो इसका लाभ था वो बढ़ के 21 हो गया। तो बढ़ा कितना, 6 लाख। 6 गुणे 100 और नीचे 15 आया। तो अब देखिए कहीं से कैंसल आउट हो सकता है, 5 तिहाई 15 होता है, 5 विषम होता है, 3 दूना अच्छा होता है, 5 तिहाई 15, 5 विषम 100। ठीक है, तो बढ़ के कितना हो रहा है भाई, गड़बड़ किया क्या, 15 लाख था 2022 में, बढ़ के कितना हो गया, 21 हो गया। तो 21 हो गया तो 6 गुणे 100 नीचे आ जाएगा 15, 5 तिहाई 15 होता है, 5 विषम 100 और 3 दूना अच्छा यही गड़बड़ करा था। तो ये क्या बन गया, 20 दूना 40। तो 40% इसका प्रॉफिट हुआ है और इसका 66.7% हुआ है। अब नेक्स्ट कौन बच रहा है, ई का बच रहा है। ई पे देख लीजिए, ई तो 2018 में 18 था और 2021 पूछा है, ध्यान रखिएगा इसी बातों को। 21 में इसका कितना है, 15 है, अर्थात पहले 18 लाख था, 18 में घट के कितना हो गया, 15। 3 लाख का नुकसान हुआ है, उसका वृद्धि नहीं हुई है बल्कि नुकसान हो गया। 3 गुणे 100/18 आप करोगे तो देखो ऐसे काट दो, 3 1 के 3 होता है, 3 6 18 होता है और 2 तिहाई 6 होता है और 2 5 में 100 होता है। तो 50/3 है, 50/3 का मतलब 16 तिहाई 48 होता है और फिर 2 बचेगा, 3 6 18, 16.66% या इसको 16.67 कह सकते हो, लेकिन ये वृद्धि नहीं हुई है, कमी हुई है। तो आपसे अधिकतम लाभ में अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन पूछा, भंडार के लाभ में अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन पूछा गया है। तो अधिकतम जो प्रतिशत परिवर्तन है वो बी वाले में हुआ है, 66.67% इसका होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है बी वाला विकल्प। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड की तरफ। तीसरा जो क्वेश्चन है, देखिए आपसे सवाल इसमें पूछा है कि वर्ष 2019 में भंडार सी और ई प्रत्येक को 20% लाभ अर्जित करने के लिए सी द्वारा किए गए निवेश का ई द्वारा किए गए निवेश के साथ अनुपात क्या है। निवेश का अनुपात पूछा गया है, सी और ई का लाभ कितना अर्जित करना है, 20% लाभ अर्जित करना है। ठीक है, अब देखिए सी का आप देखना शुरू करिए, जो पहले सी कहाँ है, सी यहाँ पर है। सी का देखिए 2019 में लाभ कितना है, सी का 2019 में लाभ कितना है, 33 है। ठीक है, सी का 19 में लाभ कितना है,
33 है और कह रहा है कि 20% लाभ अर्जित हो रहा है, अर्थात 20 भाग बराबर अगर 33 है तो 100 भाग बराबर कितना हो जाएगा, तो 20, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 33 में 5 का गुणा होगा तो 165 हो जाएगा। ये देखिए 165 लाख है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चाहे तो आप इसको 1.65 करोड़ कह सकते हैं, लेकिन लाख में वैल्यू है तो इसी में रहने दो। ये सी की बात हो गई, ठीक है। अब सी का ये निवेश हो गया, ठीक है, निवेश का ही तो अनुपात पूछा गया है। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, ई की तरफ, ठीक है। जरा ई में आओ और 2019 में चलो। ई का तो है कितना, 21, तो इसका ई का जो 20% होगा वो 21 लाख है, तो इसका 100% कितना होगा, ये देख लीजिए। 20 एक्के 20, 20 पंचे 100, अर्थात 105 लाख, ठीक है। आप कह सकते हो कि 105 लाख ये ई का निवेश है और ये सी का निवेश है। दोनों में रेशियो जरा देख लो, 165 नीचे 105, ठीक है। इसको जरा अगर आप 5 से ही कैंसिल आउट करो तो 5 दूना 10 होता है, 5 एक्के और 5 तिहाई 15 होता है, और फिर 5 तिहाई 15, तो 33/21 है। तो इसको 3 से कैंसिल करोगे, 3 11 टाइम, 3 7 टाइम, अर्थात ये 11/7, अर्थात 11:7 इसका राइट विकल्प बन जाएगा। तो दोनों का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वो 11:7 होगा। तो उम्मीद करता हूं बातें मेरी समझ में आ रही होंगी। तो इसका राइट जो विकल्प है 11:7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जरा 4 को पढ़िए। भंडार ए द्वारा 2023 में अर्जित लाभ 2019 में अर्जित लाभ से लगभग कितना % अधिक है। बहुत ही सरल है। भंडार ए कहाँ है, यहाँ पे है। 2019 में लाभ कितना हुआ था, 28, और 2019 में ही ना कर रहा है ना, हाँ। भंडार ए द्वारा 2023 में अर्जित लाभ 19 में अर्जित लाभ से कितना है, ठीक है। 23 में जरा देखिए, पहले 30 था और 19 में 18 था, तो अंतर कितना है, 12 का। तो 12 गुणे 100 किससे अधिक देखना है, 19 वाले से देखना है, तो 18 नीचे आ जाएगा। अब देखिए ये 6 तिरिक 18 होता है और 6 दूना 12 होता है, ठीक है। अब ये 100 दूना 200, 200/3 होगा। थोड़ी देर पहले इसी को हल किए थे। 66 आएगा, 3 6 18, 3 6 18, 66.66 करके आएगा। लगभग में आप इसको 66.67 लिख सकते हो। तो राइट आंसर बन जाएगा 66.67, ठीक है। तो चलिए 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें रिटेल स्टोर सी के स्वामी ने 2021 में भंडार 9 लाख का निवेश किया। मतलब कि सी के स्वामी ने अपने स्टोर में 9 लाख रुपए निवेश किया, ठीक है। अब भंडार डी उसी वर्ष कितना निवेश किया जाना चाहिए ताकि उसकी आय भंडार सी की तुलना में दुगना हो जाए। तो 5वां सवाल है, तो 2021 में सी कितना निवेश किया। 2021 में सी का जो निवेश हुआ, 9 हुआ, और 2021 में सी का लाभ कितना हो रहा है, जरा देखिए। अब सी का लाभ कितना हो रहा है 21 में, 21 में लाभ 9 लाख रुपया लगा के 30 लाख रुपया पाया, ठीक है। 30 लाख रुपए लाभ हुआ। तो अगर आपको निवेश पता हो गया, लाभ पता हो गया, तो आप आए तो सी का निकाल ही पाओगे। दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा। कुछ गड़बड़ किया क्या भाई, 2021 ही है ना। 2021 में सी का जो निवेश है वो 9 है, और इसका जो निवेश है गड़बड़ कर 21 है, माफ करिएगा, यही तो कह रहा हूं, 21 है, ये 21, ठीक है। 2000 मतलब सी का 2021 में जो लाभ है 21 है। तो दो आय अगर देखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 21 9 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये सी की आय बन गई। सवाल में क्या लिखा गया है, भंडार डी उसी वर्ष कितना निवेश किया जाना चाहिए ताकि उसकी आय भंडार सी की तुलना में दुगुना हो। तो एक तो कन्फर्म है, दुगुना की बात कर रहा है। तो भंडार डी की जो आय होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, भंडार डी की जो आय होनी चाहिए, 1 मिनट, भंडार डी की जो आय होनी चाहिए वो 30 की बजाय कितनी होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए। भंडार डी का जरा लाभ देख लो भैया कितना है। भंडार डी का लाभ 2021 में कितना है, 9 है। भंडार डी का जो लाभ है 2021 में वो 9 है। अब 9 लाभ है, तो अब आय पता हो गई, लाभ पता हो गया, तो निवेश निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आय में से हम लाभ को निकाल देंगे तो निवेश पता चल जाएगा। तो 60 में से 9 निकालोगे तो 51 आ जाएगा। तो 51 लाख रुपए क्या है, डी का निवेश है। तो 51 लाख रुपए इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो जिस तरीके से हमने बतलाया, उम्मीद करता हूं ये 5 सवाल आप आसानी से कर गए होंगे, ठीक है। 4 और 5, इसका जो 5वें का जो राइट आंसर है वो 51 लाख रुपए
हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये पांचों सवाल आप आसानी से हैंडल कर लेंगे, बहुत ही सरल था। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि इंडियन लॉजिक से पूछा गया है। इंडियन सिलॉजिज्म में सवाल है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्याय सेंटेंस, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडियन लॉजिक से सवाल है, हमने भी इसको आपको बतलाया है। अब पांचों बातों को ध्यान से पहले पढ़िए बारी बारी। कह रहा है साध्य इज द प्रेडिकेट टर्म, हाँ बिल्कुल, जो साध्य होता है वो प्रेडिकेट टर्म होता है। दूसरा, लिंगा इज या सब्जेक्ट टर्म, नहीं भाई, लिंगा सब्जेक्ट टर्म नहीं होता है। जो लिंगा होता है वो रीजन होता है, आप कह सकते हो रीजन। रीजन से पहले कह सकते हो जो लिंगा होता है वो साइन होता है, जो लिंगा होता है वो साइन होता है, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं होता है स्ट्रिक्टली। नेक्स्ट ऑन हेतु इज द मिडिल टर्म, ये बात सही है, जो हेतु है वो क्या होता है, मिडिल टर्म होता है। और पक्षा इज द सब्जेक्ट टर्म, ये भी बात सही है, जो पक्षा होता है वो सब्जेक्ट टर्म होता है। इसके अलावा लास्ट है अनुमान इज ए इन्फ्रेंशियल नॉलेज। भाई अनुमान नाम ही है, इन्फ्रेंशियल मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना। तो जो अनुमान होता है वो इन्फ्रेंशियल नॉलेज होता है, ये भी बातें सही हैं, ठीक है। अब गलत क्या है, बी वाला गलत है केवल, बाकी सब सही है। ए सी डी ई इसका राइट विकल्प बन जाएगा, ए सी डी ई इसका राइट विकल्प बन जाएगा। वेस्टर्न लॉजिक को पढ़ाते समय हमने आपको सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, मिडिल टर्म वगैरह सब बतलाया था। उसी प्रकार इंडियन लॉजिक में इन्हीं टर्मिनोलॉजीज को हम लॉजिक में अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे प्रेडिकेट को हम साध्य के नाम से, सब्जेक्ट को हम पक्षा के नाम से, मिडिल टर्म को हम हेतु के नाम से, ठीक है, हम जानते हैं। तो अब उसी से हम इसको रिलेट करेंगे। बाकी इसका जो राइट आंसर है ए सी डी ई इसका राइट आंसर है। कुछ बातें मैं इसके बारे में आपको बतला देता हूं। जो न्याय दर्शन है, बेसिकली जो भारतीय दर्शन प्रणाली है वो लॉजिक और एविडेंस के आधार पर इन्फ्रेंस करके मतलब किसी नए नॉलेज तक, किसी कंक्लूजन तक पहुंचती है, ठीक है, लॉजिक लगा के। और नॉलेज का मतलब कि एविडेंस के आधार पे पर्टिकुलर किसी कंक्लूजन तक, अनुमान के आधार पे पहुंचती है। तो इसका जो मोटिव होता है वो सत्य ज्ञान की प्राप्ति करना होता है। सत्य ज्ञान की प्राप्ति भी तर्क और प्रमाण के माध्यम से होनी चाहिए, ठीक है, तर्क और प्रमाण के माध्यम से होनी चाहिए। तो जो ये न्याय सिलोगिज्म है, न्याय सिलोगिज्म में 5 टर्म्स होते हैं। इन्हीं 5 टर्म को हम पंचवाय बोलते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है। जो पहला टर्म होता है वो प्रतिजना होता है, दूसरा होता है हेतु, तीसरा होता है उदाहरणा, और चौथा होता है उपान्या, और पांचवा होता है निगमना। इन्हीं पांचों को हम पंचवाय बोलते हैं। बार बार आपसे सवाल पूछा भी गया है, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए जरा, अब एक उदाहरण दिया गया, इसे पहाड़ी पर आग है। पहाड़ी पर आग है तो पहाड़ी को अगर देखेंगे तो ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे इसको पक्षा बोला जाता है, ठीक है। और आग क्या है, आप पहचान पा रहे होंगे, ये प्रेडिकेट है। ये क्या है, प्रेडिकेट है, लेकिन यहां पर इसको हम बोलते हैं साध्या, उसको हम बोलते हैं साध्या, ठीक है। अब पहाड़ी पर आग है क्योंकि वहां पे धुआं है। तो रीजन कौन बतला रहा है, हेतु अथवा लिंगा बतला रहा है। जो हेतु है, लिंगा है, दोनों मतलब कि आप कह सकते हो कि क्लोजली रिलेटेड होते हैं। आप इसको एक नहीं कहिएगा, ये एक दूसरे के क्लोजली रिलेटेड होते हैं, लेकिन कई एक आर्गुमेंट्स में, कई एक स्टेटमेंट में ये दोनों एक ही हो जाते हैं, लेकिन हमेशा एक ही नहीं रहते हैं, ठीक है। और अनुमान मतलब कि कंक्लूजन तक जाते हैं भाई कि पहाड़ी पर आग है क्योंकि वहां धुआं है, तो धुआं के आधार पर हम इन्फ्रेंस कर रहे हैं कि पहाड़ी पर आग होगी, ठीक है। अब एक टर्म और इसके पहले हेतु का प्रयोग किया। जो हेतु का अर्थ होता है कारण या तर्क होता है, कारण या तर्क होता है, लॉजिक होता है, ठीक है, जिससे निष्कर्ष निकाला जाता है, ठीक है, जिससे निष्कर्ष निकाला जाता है। और ये जो पंचवाय हमने बताया, पंचवाय का एक टर्म होता ही है, आपने देखा ही। दूसरा जैसे लिंगा क्या है, लिंगा का मतलब साइन होता है, चिन्ह होता है, संकेत होता है। इसको हम रीजन के रूप में भी डिनोट करते हैं, आप इसके लिए परेशान ना होइएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो प्रयोग होता है वो वेदांत और मीमांसा फिलॉसफी में ज्यादा होता है, इन्फ्रेंस करने के लिए, सामान्य अनुमान निकालने के लिए हम वेदांता या मीमांसा फिलॉसफी में इसका प्रयोग ज्यादा होता है, ठीक है। अब जैसे इसी के आधार पे आप देख लेंगे, कहा गया कि भाई धुआं है इसलिए वहां पहाड़ी पर आग है, तो इसका एक मतलब ये भी निकला कि जहां जहां धुआं होगी मतलब कि वहां वहां अग्नि होगी, ठीक है। तो नोट में कई चीजें हैं कि कई बार जो हेतु होता है वो लिंगा की तरह ही होता है, कहने मतलब लिंगा ही होता है। जैसे यहीं पे देख लीजिए, जो धुआं है वो अग्नि का संकेत भी दे रहा है, और धुआं के आधार पे हम तर्क लगा रहे हैं कि वहां पर आग होगी।
ठीक है। तो हेतु और लिंगा दोनों का जो प्रयोग होता है वो इन्फ्रेंस मतलब कि अनुमान लगाने के लिए ही हम करते हैं, अनुमान कंक्लूजन तक अनुमान लगाने के लिए ही हम करते हैं। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी। कई बार जो हेतु होता है वो लिंगा के रूप में ही होता है, या लिंगा और हेतु एक ही हो जाते हैं, और कई टाइम ये डिफर करते हैं। ठीक है, वही चीज है, जो साध्य होता है वो प्रेडिकेट टर्म होता है, जो लिंगा है वो साइन अथवा रीजन हुआ करता है, जो पक्षा है वो सब्जेक्ट टर्म है, जो हेतु है वो मिडिल टर्म अथवा रीजन कहलाता है, और जो अनुमान है वो आपका इन्फ्रेंशियल नॉलेज होता है। भाई अनुमान को तो हम इन्फ्रेंस के आधार पे ही करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब 7, एन एंशिएंट इंडिया उज्जैन वाज द फेमस फॉर द स्टडी ऑफ विच फॉलोइंग। शायद ही किसी से ये क्वेश्चन छूटा रहा होगा। उज्जैन किसके अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है? तो जो उज्जैन है वो खगोल विज्ञान अर्थात एस्ट्रोनॉमी के लिए प्रसिद्ध है। तो जो आपका उज्जैन है वो आप कह सकते हो सेंटर फॉर द स्टडी क्या था उसके आसपास? एस्ट्रोनॉमी की स्टडी वहां पे ज्यादा हुआ करती थी। जो उज्जैन का जियोग्राफिकल लोकेशन था वो भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए ज्यादा उपयुक्त था। ठीक है, तो इसीलिए उज्जैन में एस्ट्रोनॉमी ज्यादा विकसित हुई। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द यूजीसी रेगुलेशन 2018 रिगार्डिंग प्लेगरिज्म ड्यू टू हाउ मच सिमिलरिटी विल अ स्टूडेंट बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ रिवाइज थीसिस। कह रहा है कि अगर हम भाई रेगुलेशन 2018 के अनुसार स्टूडेंट कितनी प्लेगरिज्म करता है या कितनी उसके थीसिस में सिमिलरिटीज मिलती है कि उसको रिवाइज थीसिस जमा करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए इस रेगुलेशन को अगर आप जाके देखेंगे डीप में तो आपको 4 लेवल बताए जाएंगे, लेवल 1, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो यहाँ पे नॉमिनल सिमिलरिटीज होती है, तो यहाँ पे कोई पेनाल्टीज नहीं होती हैं। L1 जो होता है 10 to 40% के बीच में होता है, तो यहाँ पे आपको रिवाइज थीसिस जमा करने की आवश्यकता होती है विद इन 6 मंथ। ठीक है, विद इन 6 मंथ के अंदर आपको रिवाइज थीसिस जमा करनी होती है। और जो L2 है ये 40 to 60% के बीच में होता है, और यहाँ पे आपको 6 महीने नहीं 1 साल के लिए आप डिबार हो जाते हो, 1 साल के लिए आप डिबार्ड हो जाते हो। ठीक है, और 1 साल के बाद ही अपनी रिवाइज थीसिस जमा कर पाते हो, अर्थात यहाँ भी रिवाइज्ड थीसिस जमा करने का है प्रावधान, लेकिन 1 साल के बाद में। अगर L3 पे जा रहे हो तो 60% के ऊपर है, अगर 60% के ऊपर आपकी प्लेगरिज्म आती है तो ऐसे में जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया था, और भी अलग अलग प्रावधान है उसके बारे में अभी हम आगे बतलाएंगे। तो आप देखेंगे इसके अनुसार तो L2 40 to 60% तक आप 1 साल मतलब कि अपनी रिवाइज थीसिस जमा कर सकते हो। तो उस दायरे में 12% आ जाएगा, 27% आ जाएगा और 46% आ जाएगा। तो ABC इसका राइट आंसर बनेगा। वैसे और ज्यादा मोस्ट एप्रोप्रिएट की तरफ जाना होता तो 27 और 46 ही आता, लेकिन कोई ऐसा विकल्प यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ABC ही इसका राइट विकल्प बनेगा, ये NTA ने भी इसको दिया है। ठीक है, तो यही लेवल्स हैं, लेवल 0, 1, 2, 3। ठीक है, एबव 60%, 40 to 60, 10 to 40 एंड अप टू 10% कोई पेनल्टीज नहीं होती, वही बातें यहाँ पर भी हैं। अब देखिए अगर यहाँ पे पेनल्टीज की बात है, लेवल 0 पे रहोगे तो कोई पेनल्टी नहीं है, ना तो आपको है ना तो सुपरवाइजर के पास है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप लेवल 1 पे आते हो तो आपका जो प्लेगरिज्म का दायरा होता है बढ़ के 10 to 40% हो जाता है। यहाँ पर आपको एक रिवाइज थीसिस जमा करनी पड़ती है कि एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर, वो टाइम जो होता है वो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा जो आपको पेनल्टीज लगती है आपसे भाई आपकी मैन्युस्क्रिप्ट वापस लेने के लिए या विथड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑन 40 to 60% के अगर आप बीच आओगे तो आपको 1 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा, 1 साल के बाद ही अपनी आप रिवाइज थीसिस को सबमिट कर पाओगे। दूसरा आपसे विथड्रॉ कर ली जाएगी मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब कि विथड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा। दूसरा जो आपका सुपरवाइजर होगा उसकी एक एनुअल इंक्रीमेंट रोक दी जाएगी। ठीक है, एक उसका वार्षिक वेतन जो वृद्धि होती है उसको रोक दिया जाएगा। इतना ही नहीं, 2 साल तक उसको किसी भी प्रकार के स्कॉलरली वर्क में शामिल भी नहीं किया जाएगा, मतलब वो गाइड या सुपरवाइजर जो भी आप बोलो, ठीक है, पर्यवेक्षक, उसको नहीं बनाया जाएगा। तो 40 to 60% के दायरे में आएंगे तो इतना खतरा है। नेक्स्ट ऑन लेवल 3, अगर 60% में जा रहे हो तो जाओ बच्चा आप गए हो। ठीक है, तो आपका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया जाएगा, मैन्युस्क्रिप्ट विथड्रॉ कर ली जाएगी, और जो पर्यवेक्षक होगा उसका 2 सक्सेसिव एनुअल इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा, और अगले 3 वर्ष तक उसको किसी भी प्रकार के स्कॉलरली वर्क में शामिल नहीं किया जाएगा, पर्यवेक्षण की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है,
तो ये बातें थी जिसको आपको ध्यान में रखना है इस हिसाब से। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, इसका जो राइट आंसर है वो ABC होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, रिसर्च एप्टीट्यूड ही कहेंगे, रिसर्च एप्टीट्यूड से सवाल है। यहाँ पे आपसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपसे पूछा गया है, अर्थात जो CV बराबर होता है, CV बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन गुणे 100 और नीचे आ जाएगा आपका मीन। ठीक है, x बार ये नीचे आ जाएगा। इसी फार्मूले पे ये सवाल है, इसको चाहे तो आप फटाफट कर लीजिए। जैसे ए वाला अगर आप विकल्प देखेंगे तो अब स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है, 9 है, 9 गुणे 100 नीचे 25 लाएंगे तो 25 चौका 100 होता है, 4 9 36 आ जाएगा। अब अगर बी पे आओगे तो 12 गुणे 100 होगा, 12 गुणे 100 होगा, नीचे 40 आएगा तो 20 दूना 40 होता है, 20 पंचे 100, 2 छक 12 अर्थात 6 पचे 30 आएगा। सी पे अगर आप चलोगे तो 10 गुणे 100 होगा, नीचे 30 आएगा। ठीक है, 10 तिहाई 30 होता है, 10 धामा 100 होता है, 100 बटा 3 करोगे तो 100 बटा 3 का मतलब होता है कितना भाई, 33 ना, 33.33 लगभग आएगा। और 4 पे अगर चलोगे तो 11 गुणे 100 होगा, नीचे 35 होगा। ठीक है, 5 सत्ते 35 होता है, 5 विषम में 100 होता है। तो अब ये 20 धामा 200, 20 इक्के 20 अर्थात 220 और नीचे 7 आएगा। इसको अगर आप निकालोगे तो 7 त्रिक 21 जाएगा, 1 बचेगा, 7 1 के साथ 31 दशमलव कुछ करके आएगा, उतनी जरूरत नहीं है पॉइंट तक जाने की। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि बढ़ते क्रम में तो सबसे छोटका कौन है, सबसे छोटका तो 31 ही है ना, नहीं 30 है, तो सबसे पहले बी आ जाएगा, फिर उसके बाद चौथा आ जाएगा अर्थात डी आ जाएगा, फिर उसके बाद 33 वाला है सी आ जाएगा, फिर सबसे बड़का कौन है ए वाला है तो ए वाला आ जाएगा। तो BDCA इसका राइट विकल्प हो जाएगा, इसका डी वाला राइट विकल्प बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये ऐसे सवाल आप देखेंगे 4-5 शिफ्ट में आपसे पूछे गए। ठीक है, तो BDCA इसका राइट विकल्प होगा। कोएफिशिएंट वेरिएशन बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन गुणे 100 नीचे x बार के। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब देखिए ये आपका चर के प्रकार से सवाल है, आप कहें टाइप्स ऑफ वेरिएबल है, डेटा से भी कह सकते हैं, नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा, इंटरवल एंड रेशियो डेटा। ठीक है, तो जरा देखिए इसको मैच कराइए, बहुत ही सरल सवाल है। ये नॉमिनल है, नॉमिनल में तो आपको पता ही है केवल क्लास का निर्धारण होता है, कैटेगरी का निर्धारण होता है। तो टाइप ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के कई एक कैटेगरी बना दी जाएगी, कोई सदाबहार रहेगा, कोई पर्णपाती रहेगा। ठीक है, तो कई एक उसके वर्ग बना दिए जाएंगे, क्लास बना दी जाएगी। तो ए का तीसरा है, तो ए का तीसरा देखो यहां होने से यहां खत्म हो गया, अब 2 मिला बचे हैं। अब ऑर्डिनल पे जाओगे तो यहाँ पे क्रम का निर्धारण हो जाता है, तो लेवल ऑफ एंगर, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डिनल हो जाएगा। तो ऑर्डिनल मतलब कि बी का पहला होने से चौथा कट जाएगा और यही वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको इल्यूमिनेट करके सवाल लगाने हैं। अब इंटरवल पे जाओगे तो इंटरवल का मतलब है कि फ़ारेनहाइट पे आ जाएगा, रेशियो का मतलब है कि ये क्रॉप यील्ड पे आ जाएगा। क्रॉप यील्ड इसलिए लिया गया क्योंकि यहाँ पे ट्रू जीरो अवेलेबल होता है, फसल की उपज कुछ भी नहीं हो सकती, हो सकता है कि भाई सारे जानवर ही चट कर जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू जीरो अवेलेबल होता है अर्थात रेशियो डेटा क्रॉप यील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट ऑन, अब वही बात है जो नॉमिनल है उसमें हम नेम्ड करते हैं, कैटेगरी या क्लास का निर्धारण होता है। ऑर्डिनल पे चलोगे तो क्लास या कैटेगरी के आधार पे ऑर्डर का भी निर्धारण होता है। इंटरवल पे आओगे तो नेम ऑर्डर के साथ साथ में प्रोपोर्शनेट इंटरवल्स होते हैं, मतलब कि 2 यूनिट्स के बीच में बराबर अंतराल होता है। और रेशियो पे चलोगे तो नेम ऑर्डर प्रोपोर्शनेट इंटरवल के साथ साथ में एब्सोल्यूट जीरो भी होता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप ध्यान में रखिएगा, नीचे की इंफॉर्मेशन आप देख लीजिएगा। वही चीज यहाँ पे है, कैटेगरी होती है लेकिन कोई ऑर्डर नहीं होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्वालिटेटिव डेटा में ज्यादा प्रयोग होता है, नॉन न्यूमेरिक वैल्यू होती है। ऑर्डिनल पे आओगे तो ऑर्डर्स मतलब बनते हैं, ऑर्डर बनती हैं, कैटेगरीज बनती हैं, लेकिन कंसिस्टेंस डिफरेंस नहीं होता है 2 यूनिट के बीच में। इंटरवल पे आओगे तो ऑर्डर, कैटेगरी और कंसिस्टेंट इंटरवल भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पे ट्रू जीरो नहीं होता है। रेशियो पे अगर आप आते हो तो ऑर्डर तो कैटेगरी बनती है, कंसिस्टेंट इंटरवल भी होता है और ट्रू जीरो भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन पॉसिबल होते हैं, यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे काउंटिंग और रैंकिंग, और यहाँ पे केवल काउंटिंग पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, तो ये आपको लेवल ऑफ मेजरमेंट शायद अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से है। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 20 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ रही है। 1000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए एक ट्रेन है जो कि 200 मीटर है। ठीक है, अब एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, ये 1000 मीटर है, कह रहा है कि इसको पार करना है। 200 मीटर ट्रेन है और 1000 मीटर
प्लेटफॉर्म की लंबाई है। अब देखिए जब ट्रेन क्रॉस करेगी तो ये जो ट्रेन है ऐसे मूव ऑन करते हुए आएगी, फिर यहाँ से ऐसे जाएगी, फिर यहाँ पर देखेंगे ट्रेन यहाँ पर पहुंचेगी, तब कहा जाएगा कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस की, अर्थात इस 1000 मीटर की दूरी को तो वो क्रॉस की, प्लस अपनी दूरी जो उसकी दूरी है, जो उसकी लंबाई है वो 200 मीटर लंबाई, उसको भी क्रॉस की। अर्थात अगर आप देखेंगे तो जो कुल दूरी बनेगी 1000 प्लस 200 1200। इस 1200 मीटर की दूरी को वो 20 मीटर प्रति सेकंड की दर से दौड़ रही है। ठीक है, तो 20 मीटर प्रति सेकंड की दर से अगर क्रॉस करेगी तो 20 छक्का 120 अर्थात 60 सेकंड का समय लगेगा। तो आप देखेंगे तो 60 सेकंड तो इन सब में किसी में से तो है नहीं, अर्थात 60 सेकंड का मतलब क्या है, 1 मिनट। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा 1 मिनट, अर्थात पहला विकल्प इसका राइट बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये भी मैच कराने का सवाल है। यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज से मतलब सवाल पूछा गया है, क्लासरूम के टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आप कह सकते हो। ठीक है, तो संसाधनों के प्रकार, कक्षा के लिए कौन कौन से संसाधन प्रयोग किए जाते हैं उसके प्रकारों से सवाल है। 4 विकल्प है, जनरल रिसोर्स है, मिक्स्ड है, कॉम्प्लेक्स है, इंटेंजिबल रिसोर्स है। ठीक है, देखिए ये जो सवाल होते हैं, ऐसे जो सवाल एनटीए आपके सामने रखता है तो वो कॉमन सेंस आपका चेक करने के लिए रखता है। आप सोचेंगे हूबहू सारी चीजें बताई ही गई हो तो शायद ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, हर बार के एग्जाम में ऐसा देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ लेकिन अब पढ़ाई गई सारी चीजें हैं, अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाएंगे तो यहाँ पे इनटेंजिबल रिसोर्स की बात की गई है। इनटेंजिबल का मतलब कि जो चीजें फिजिकल नहीं हैं, जिसको आप छू नहीं सकते हो, ऐसे जान लो। ठीक है, तो अब छू नहीं सकते हो तो उसको एक तरफ से कह सकते हो जिसको आसानी से नहीं खरीदा जा सकता है, जिसको आसानी से मेजर या समायोजित नहीं किया जा सकता है, जैसे कि आप कह सकते हो किसी का व्यू पॉइंट, शिक्षण संबंधी व्यू पॉइंट, या जो शिक्षण दर्शन होता है, शिक्षण का जो तरीका होता है, उन सब चीजों को आप इनटेंजिबल की कैटेगरी में रख सकते हो। अर्थात डी का तो पहला हो जाएगा, ये कंफर्म है क्योंकि वो इनटेंजिबल है। ठीक है, वो इनटेंजिबल है। अब आओगे आप मिक्स्ड की तरफ। मिक्स्ड कब होता है, जब 2 या 2 से अधिक रिसोर्सेस को हम आपस में मिक्स करेंगे। 2 या 2 से अधिक रिसोर्सेस को हम आपस में जब मिक्स करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है यूज ऑफ 2 और मोर रिसोर्सेज। 2 या 2 से अधिक के रिसोर्सेज को आप यूज कर रहे हो, अर्थात बी पर जब जाओगे तो बी के लिए आप चौथा दे सकते हो। अब डी के लिए पहला और बी के लिए चौथा, डी के लिए पहला और बी के लिए चौथा। देखो इसमें भी नहीं है, वैसे भी तो डी के लिए पहला, ये दोनों पहले ही कट जाता, अब ये भी कट जा रहा है क्योंकि बी का चौथा है और डी का पहला है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको इल्यूमिनेशन करना होगा। अब देखो कॉम्प्लेक्स रिसोर्स का मतलब क्या है भाई, जो जटिल हो, कठिन हो, जिसको मेजर करना कठिन हो, आइडेंटिफिकेशन करना जिसका कठिन हो, तो कौन सा है ये देखिए, जिसको पहचान करना, जिसका मापना कठिन है। ठीक है, तो वो सब क्या कहलाएंगे, वो आपके कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे, अर्थात ये सेकंड हो गया। अब बच रहा है जनरल रिसोर्स। जनरल रिसोर्स में क्या आएगा भाई, एक कक्षा के लिए सामान्य चीजें क्या चाहिए, पाठ्य पुस्तक चाहिए, ब्लैक बोर्ड चाहिए, चौक चाहिए, जो भी है। अगर ट्रेडिशनल है, अगर मतलब कि मॉडर्न है तो मॉडर्न के हिसाब से भाई एक डिजिटल बोर्ड चाहिए, एक स्टाइलस चाहिए, पीपीटी चाहिए, लैपटॉप चाहिए, तो ये सब चाहिए। तो जनरल रिसोर्स की कैटेगरी में ये आ जाएगा, तो थर्ड आप से ले लो। तो इसका जो राइट विकल्प आपने देखा वो चौथा वाला विकल्प राइट बन जाएगा। ठीक है, ए का थर्ड हो गया, बी का 4 हो गया, सी का सेकंड हो गया और डी का फर्स्ट हो गया। चलते हैं आगे। अब देखिए वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है कि व्हाट डज द क्लाउडलेस नाइट विथ लो विंड स्पीड इंडिकेट। अगर क्लाउडलेस नाइट है और हवा की स्पीड जो धीमी है तो ये क्या इंडिकेट करेगा भाई, ये करेगा स्टेबल एटमॉस्फेयर को इंडिकेट, मतलब कि स्थिर वायुमंडल है। जब वायुवेग बहुत धीमा है और क्लाउडलेस नाइट है, शांत है, तो ये क्या है, ये स्टेबल है, स्थिर वायुमंडल इसको बोला जाता है। ठीक है, स्टेबल है तो यही चीज होगी, निम्न वायुवेग होगा, ऊर्ध्वाधर गति नहीं होगी, हवा की स्पीड तो खत्म ही रहेगी, बादल नहीं होंगे, शांत मौसम होगा, तो मेघ रहित शांत रात्रि, ये स्टेबल वायुमंडल का उदाहरण है। अनस्टेबल है तो मध्यम से उच्च वायुवेग रहेगा, मतलब कि वायुवेग रहेगा, गर्म हवा ऊपर उठती रहेगी, बादल बनने की संभावनाएं रहेंगी, मौसम परिवर्तनशील रहेगा, गर्म दिन का माहौल ऐसा देखने को मिल सकता है। टर्बुलेंट क्या है भाई, उच्च वायुवेग होगा, यहाँ मध्यम था, यहाँ उच्च होगा, और यहाँ पे अनियमित ऊर्ध्वाधर मिश्रण कहने मतलब कई तरफ से हवाएं चलती रहेंगी, बादल अक्सर होते रहेंगे, जाते रहेंगे, हलचल भरा मौसम होगा, तेज हवा, बादल, ये सब देखने को मिल सकते हैं। न्यूट्रल की कंडीशन क्या है, मध्यम वायुवेग होगी और ऊर्ध्वाधर गति बाहरी बल से संभव होगी, मतलब नॉर्मली हवा नहीं चल रही है, वो विशेष क्षेत्र में विशेष सिचुएशंस के कारण वहां से हवाएं या ऊर्ध्वाधर गति देखने को मिल सकती है, बादल कभी कभी
स्थिर और अस्थिर के बीच की सिचुएशंस होगी, जिसको न्यूट्रल हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्थितियां हैं स्टेबल, अनस्टेबल, टर्बुलेंट एंड न्यूट्रल। इस बार स्टेबल से आया है, तो नेक्स्ट टाइम अनस्टेबल, टर्बुलेंट वगैरह से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विदाउट विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन कैन नॉट बी कंप्लीट। किसके बगैर कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो सकता है? रिसीवर, मीडियम, सेंडर एंड एक्सपर्ट। तो भाई मोस्ट अप्रोप्रिएट की तरफ जाना है, तो अब कम्युनिकेशन कर रहा है तो किसके लिए जाएंगे? तो हम रिसीवर की तरफ जाएंगे। भाई जब तक प्राप्तकर्ता नहीं होगा तब तक मीडियम होके भी क्या करेगा? ठीक है, तो अब अगर प्राप्तकर्ता तक बातें हो रही है, मतलब एक सेंडर भी है, रिसीवर मैसेज भी है, ठीक है, ट्रांसमिशन भी हो रहा है, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पा रहा है, एक तरफ से जान लो। तो संप्रेषण किसके बगैर पूरा नहीं होगा? वो रिसीवर के बगैर पूरा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब एक ट्रांसमिशन में या एक कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में एक सेंडर होता है जो कि भेजता है मैसेज भेजता है, मीडियम किसी माध्यम से भेजता है, रिसीवर रिसीव करता है और उस पर अपनी फीडबैक देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, ये देखिए भाई कुछ एक इंस्टीट्यूशंस के नाम है, इनको इनके आपको इस्टेब्लिशमेंट ईयर के आधार पे आपको ऑर्गेनाइज करना है, याद कर लीजिएगा। कई बार पीछे भी बताया हूं, आज फिर से बतला रहा हूं। देखो एनसीआई 1995 है, एनसीआरआई ठीक है 1995 है, आईसीएसएसआर पे जाओगे तो 1969 है इसकी स्थापना वर्ष। आईआईएएस पे जाओगे तो 1965 है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेज रिसर्च। अगर आप भाई पीएचडी कर रहे हो और सोशल साइंस में कर रहे हो तो भूलना नहीं है, नेशनल काउंसिल फॉर रूरल इंस्टीट्यूट एनसीआरआई 1995। आईसीपीआर पे जाओगे, आईसीएचआर है, अगर आईसीएचआर पे जाओगे तो ये बन जाएगा, एक मिनट कुछ गलती कर दिया क्या, आईआईएएस कहाँ है, आईआईएएस 1965 में गया, आईसीएसएसआर 1969 में और एनसीआरआई 1975 में, आईसीएचआर 1972 हो जाता है और आईसीपीआर है 1977 फिलोसॉफिकल रिसर्च एंड हिस्टोरिकल रिसर्च। ये इसका क्रम है, तो आपको इसके इस्टेब्लिशमेंट के आधार पे लगाना है। तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले सी वाला आएगा, सबसे पहले सी वाला आएगा, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। 65 के बाद फिर समय आता है 69 का, तो सी के बाद बी आएगा, सी के बाद बी, बस एक ही में आ रहा है, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, सी बी डी ई ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। सी बी डी ई ए राइट आंसर बन जाएगा, तभी कर पाओगे जब कम से कम 5 में से 3 आते रहेंगे, तो चांसेस रहेंगे कि आप इसको कर पाओ। तो कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जिसके बगैर आपका काम नहीं चल सकता है, याद ही करना होगा। ठीक है, तो सी बी डी ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑन है, आपको फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में फिक्स्ड करना है। किसी भी सेट में मैंने इस सवाल को नहीं कराया है, इसमें भी नहीं कराऊंगा, कुछ करना नहीं होता है। 17/21 है, देखिए ये तो भूल ही गया है एनिमेशन लगाना। 17/21 है, बस 17 में 21 से भाग करना होता है, जो वैल्यू यहाँ मिलती है उसको डिनोट करना होता है। हालांकि यहाँ पे तो ऐसे ही लग गया है, भाग करोगे तो इतना आएगा, इसमें भाग करोगे तो इतना आएगा, इसमें करोगे तो इतना, इसमें करोगे, बस इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देना है। इसका जो राइट विकल्प है DCAB इसका राइट विकल्प है। ठीक है, 18 पे आओ, देखो ये भी एनिमेशन नहीं लगा है, यूनेस्को इसका राइट विकल्प है। अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम सबसे पहले किसने शुरू किया था? राइट आंसर के रूप में यूनेस्को है। आप बुक्स वगैरह इंटरनेट वगैरह पे देखेंगे तो आपको यूएनएसको और यूएनईपी दोनों देखने को मिल सकते हैं, तो कंफ्यूजन में मत रहिएगा। एनटीए ने इसको प्रूफ किया है कि इसका जो आंसर है वो यूनेस्को है। तो आप भी एनटीए की परीक्षा देते हैं तो जानते रहिएगा कि यूनेस्को अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम को आरंभ किया था। वैसे देखेंगे संयुक्त रूप से इसको आरंभ किया था। ठीक है, संयुक्त रूप से इसको आरंभ किया था। ठीक है, नेक्स्ट ऑन। अब देखिए ये जो सवाल है ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, तो कर लेंगे आप लोग। ठीक है, ये देखिए प्राइम है, साइट है, क्वाइट है और राइम है। अब देखिए प्राइम है, देखिए दो की सीरीज चल रही है, ये 16 है तो ये 14 है। ठीक है, ये 18 है तो ये 16 है, तो 2 की -2 की सीरीज चल रही है, कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाए, और सीधे सीधे मिलाया, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। ठीक है, लेकिन अब A to Z तक रीजनिंग के सवाल लगाने A to Z तक जो इसकी प्लेस वैल्यू है 1 2 3 4 एकदम रट्टा होनी चाहिए। आप बच्चे क्या करते हैं, पहले जब रफ पेपर मिलेगा तो लिखेंगे ABCD फिर 1 2 3 4, मैक्सिमम के पेपर में ऐसे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कर रहे हो तो आपका समय जरूर खराब होगा, एकदम निश्चित जान लीजिए। तो A to Z जो नंबर प्लेस वैल्यू है एकदम कंफर्म याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑन देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्सेल से सवाल आया है, आईसीटी की यूनिट से। कह रहा है कि भाई कोष्ठ D9 में अगर हम ये सूत्र टाइप करते हैं और उस सूत्र को हम F12 में कॉपी करते हैं तो क्या बन के आएगा?
तो देखिए ये जो सवाल आया है ये रिफरेंसिंग से सवाल है, और जो रिफरेंसिंग होती है वो 3 प्रकार की होती है। रिफरेंसिंग 3 प्रकार की होती है। एक को हम बोलते हैं रिलेटिव सेल रिफरेंसिंग, दूसरे को हम बोलते हैं मिक्स्ड सेल रिफरेंसिंग, और तीसरे को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल रिफरेंसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया, देखिए ये जो उदाहरण है ये रिलेटिव का उदाहरण है, ये रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग है, लेकिन यहाँ पे जो रेफरेंसिंग है ये मिक्स्ड है। ठीक है, और ये तीनों मिक्स्ड हैं। ठीक है, ये तीनों मिक्स्ड हैं और ये रिलेटिव है। आप कहेंगे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग कैसी होगी? फिर देखिए यहाँ पे बी लिखा है, डॉलर लिखा है, 1 लिखा है, सी लिखा है, डॉलर लिखा है, 4 लिखा है। जब एब्सोल्यूट रहेगा तो बी के आगे भी डॉलर रहेगा, बी $1 प्लस डॉलर सी $1 प्लस 5, या कुछ इस तरीके से लिखा रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखा रहेगा। तो ये क्या है? ये एब्सोल्यूट सेल रिफरेंसिंग है। ठीक है, ये एब्सोल्यूट सेल रिफरेंसिंग है, मतलब उसके रो को और उसके कॉलम को दोनों को हमने फिक्स्ड कर दिया। अगर आप चाहें तो इसको हम आपको उदाहरण करके दिखला दें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। तो 1 मिनट थोड़ा सा हमको समय दीजिए आप सभी, 1 मिनट। एक्सेल देखिए एक्सेल ओपन कर लीजिएगा। कहा कि किस में रखना है आपको? D9 में रखना है ना। D9 सेल है ये, D9 कहा गया, D9 ये है ना, ये D9 है। तो यहाँ पे लिखना है इक्वल, इक्वल के आगे बी लिखा था, बी के बाद इसने बी लिखा था, बी के बाद इसने डॉलर लगाया था ना, डॉलर लगाया था, बी के बाद डॉलर, बी के बाद डॉलर लगाया था, फिर 1 लगाया था, फिर प्लस लिखा था, फिर इसने सी लिखा था, फिर इसने डॉलर लगाया था, फिर इसने 3 लिखा था, फिर प्लस लिखा था, फिर 5 लिखा था। तो कहा कि D9 में अगर आप इसको लिखते हो तो जब लिखोगे तो ये मिलेगा। D9 के बाद किसमें पेस्ट करने के लिए बोला था? अगर इसको आप कॉपी कर रहे हो फिर इसको पेस्ट कर रहे हो F12 में बोला था। F12 कहाँ है? तो F12 आपका DEF यहाँ पे है। अगर आप इसमें इसको पेस्ट करते हो तो बोलते हो तो क्या बदल जाएगा? तो जरा देखो, एक बार देख लो इसमें क्या है। $1 प्लस C$3 प्लस 5 है। अगर इसको हम पेस्ट कर रहे हैं F12 में तो देखो क्या बन रहा है, D$1 प्लस E$3 प्लस 5। ठीक है, तो D$1 प्लस E$3 प्लस 5 बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि यहां पर तुमने जो इसका कॉलम है, कॉलम को हमने फिक्स नहीं किया है। डॉलर लगाने का मतलब है कि रो वाली संख्या के आगे हमने डॉलर लगाया है तो जो रो है वो फिक्स हो गया, अब उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन जो कॉलम है, कॉलम में चेंजिंग हो जाएगी। अगर मैं बी के आगे भी डॉलर लगा दूं, सी के आगे भी डॉलर लगा दूं, तो जो वैल्यू यहां पर आपको देखने को मिल रही है वही वैल्यू F12 में भी देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब यह है कि मैंने रो को तो स्टैटिक कर दिया लेकिन कॉलम को मैंने स्टैटिक नहीं किया। इसलिए अगर आप देखेंगे तो यहां पर जब आएंगे तो यहां पे देखिए कॉलम की वैल्यू तो चेंज हो गई है लेकिन रो की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, तो 1 था, 1 है, 3 है, 3 है, प्लस 5 है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको समझ में आएगा। $1 प्लस E$3 प्लस 5 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो अब अगर अपनी स्लाइड पे अगर आप आओगे तो जरा देखो यहाँ पे आंसर क्या था, $1 प्लस E$3 प्लस 5 इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो डी वाला विकल्प इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। कह रहा है कि ऑब्जर्व करिए कि फॉलोइंग रीजन एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म टाइप। ठीक, कुछ एक स्टेटमेंट दिया गया, कह रहा है कि उसको आप आइडेंटिफाई करिए किस टाइप का है। तो कह रहा है कि ए हैज कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स एंड वाई, मतलब कि ए में एक्स वाई के लक्षण हैं, बी में भी एक्स वाई के लक्षण हैं। तो कह रहा है कि ए में जेड के लक्षण हैं, इसलिए बी में जेड का लक्षण होगा। तो ये क्या है? देखिए ये स्टैटिस्टिकल रीजनिंग तो नहीं है। ठीक है, कंफर्म है। ये प्राधिकारी भी नहीं है, कंफर्म है। अब गणितीय पे आओगे तो थोड़ा सा सोचोगे। ठीक है, यहाँ पे गणितीय में ए प्लस बी, देखिए यहाँ पे कहा गया कि ए में एक्स वाई के लक्षण है, बी में भी एक्स वाई के लक्षण है, कह रहा है कि ए में जेड के लक्षण। इस आधार पर ये कह रहा है कि बी में भी बी में जेड के लक्षण है। ठीक है, तो ये गणितीय युक्ति नहीं है, ये सादृश्यता है। जैसे एक सवाल आप लोग देखते हो, जैसे मैं लिख दूं इंडिया, इंडिया के आगे लिख दूं दिल्ली, ठीक है, या न्यू दिल्ली मान लो। फिर मैंने लिखा चाइना, चाइना के आगे लिखा मैंने बीजिंग, ठीक, मैंने लिखा अमेरिका, ठीक है, फिर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे पाकिस्तान। ठीक है, अब मैं बोला कि इसका बताओ, तो आपको कोई मैं क्लू दे रहा हूं, नहीं दे रहा हूं, केवल ये दे रहा हूं भाई इंडिया की ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, इसकी
तो क्या होगी, तो यहाँ पे क्या है, ये एनालॉजी की बात हो रही है, ठीक है, ये सादृश्यता की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो रीजनिंग है वो एनालॉजिकल रीजनिंग है। हम दो वस्तुओं को देखते हैं, उसके बीच में समानताएं देखते हैं कि क्या समानताएं हैं, उस समानता के आधार पर हम किसी कंक्लूजन तक जाते हैं कि भाई अगर ए में जेड का लक्षण है, बी में एक्स वाई है और ए में लक्षण एक्स वाई का है, तो बी में भी जेड का लक्षण होगा। तो हम एनालॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे लगा रहे हैं, राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, ये एसडीजी और एमडीजी ऐसे टॉपिक है, इनको छोड़ के जाने का मतलब है कि 2 नंबर वाला जहर पीना, ठीक है, तो नहीं छोड़ना है एसडीजी और एमडीजी को। देखिए इनटू हैंगर, कल के पेपर में भी मैंने इससे सवाल आपको कराए थे, ठीक है। इसमें क्या है कि हमने आपको कल तरीका भी बताया था कि 9 0 करके आप इसको याद रखिए, आपके 5-6 तो ऐसे याद हो जाएंगे, लास्ट के 5 याद कर लीजिए, सवाल गड़बड़ ही नहीं होगा, ठीक है। तो 9 0 0 मतलब 0 हंगर हमने बोला था, तो यहाँ पे एन टू हंगर लिख दिया, इतना तो चालाक एनटीए है और आपको उससे ज्यादा चालाक होना है। तो ये क्या है, भूखमरी की समाप्ति अर्थात एसडीजी का गोल नंबर 2 है। तो ए का तो तीसरा हो गया, ए का जैसे ही तीसरा हो गया तो आप जरा देखो यहाँ पे ए का पहला है, खत्म करो खत्म करो, हो ये तो बहुत सरल बन गया, तो इसका पहला ही विकल्प हो गया, ठीक है, इसका पहला ही विकल्प हो गया। अब चलोगे तो बी का चौथा है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज पे जाओगे तो ये क्या है, ये 11 का है। और फिर चीप एंड क्लीन एनर्जी पे जाओगे तो ये आपका भाई तो एसडीजी 7 है ही, आप सभी जानते हैं इसको, ठीक है। अब क्लाइमेट पे जाओगे तो एसडीजी 13 है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखेंगे तो इसका फर्स्ट वाला विकल्प राइट आंसर है, ठीक है। अब एसडीजी के बारे में फिर से अगर कुछ चीजें मैं आपको बतला ही दूं, ये 5P फ्रेमवर्क पे काम करता है, पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप, कल भी इसको बतलाया था। 17 लक्ष्य हैं इसके, 169 टारगेट होते हैं, 248 इंडिकेटर्स होते हैं, 248 में से 231 इंडिकेटर्स आपके यूनिक इंडिकेटर कहलाते हैं और 248 इंडिकेटर में से 92 इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो कि रेलेवेंट रखते हैं इन्वायरमेंट से। जो एसडीजी है सभी देशों पर लागू होता है सार्वभौमिक रूप से, जो समय है इसका 2015 से 30 है। अब एमडीजी इसके पहले आया था, 2000 से 2015 तक इसकी समय सीमा थी। इसमें 8 लक्ष्य थे, 21 टारगेट थे, 69 इंडिकेटर्स थे। इसका जो फोकस था वो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन पर इसका फोकस था। विषय भाई गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा तक ये सीमित थे, इन्वायरमेंट से इसका कम लेना देना था, ठीक है, जो फोकस था इसी पर था। तो अब एसडीजी का समय चल रहा है 2015-25 में चली रहे हो, 30 साल के बाद फिर से इसका 30 के बाद फिर से इसका आकलन होगा, देखियो फिर क्या लाया जाता है, ठीक है, जितना आएगा उतना याद करना पड़ेगा। ये 17 गोल्स हैं, ध्यान रखना है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर, एनर्जी, डिसेंट वर्क, इंडस्ट्री, रिड्यूस इनइक्वलिटी, सस्टेनेबल एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्स एंड कंजप्शन प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ एंड लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एंड पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ठीक है। तो ये 17 तो आपको याद रखने ही हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, नंबर सिस्टम है। आईसीटी के यूनिट में मैंने 2 वीडियोज दी हैं नंबर सिस्टम संबंधित, दोनों को देख लीजिए, ऐसे सवाल आप बहुत आसानी से कर लेंगे। हालांकि मैं यहाँ पे भी बतला दे रहा हूं, लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। देखिए ये चारों को आपको देखना, ये यहाँ से काट दीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि भाई आप देखिए और इसमें देखिए कि कौन सी समानताएं सही हैं। अब 4 तो है, चारों को चेक करना पड़ सकता है आपको कि इसमें कौन सा गलत है, कैसे आप कह पाओगे, ठीक है, कैसे आप कह पाओगे। देखो अगर ए बी को हम चेक कर लेते हैं, ए बी को चेक कर लेते हैं, अगर बी जैसे मान लीजिए गलत, अगर बी गलत मिल जा रहा है तो बी वाला तो काट देंगे, बी वाला काट देंगे तो ए वाला तो सही हो जाएगा। अगर हम ए को पहले चेक कर रहे हैं, अगर ए सही हो जा रहा है तो ऐसे में अब ये भी विकल्प हो सकता है, अब ए सी को फिर चेक करना पड़ेगा। तो ये थोड़े से डाउट बनते हैं। हालांकि अब देखिए मैं इसको चेंज करना सिखला दे रहा हूं, 512.125 है। देखिए अब इसको तो भाई ये डेसिमल में है और बाइनरी में जाना है तो सीधा सा फार्मूला है, आप भाग करना शुरू कर दो, ऐसे ही भाग करते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज अगर यहाँ पे देखो बड़ा सवाल बना है तो समय तो थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, लेकिन जरा इसमें अपना ऑब्जर्व मतलब माइंड लगाओ। ये 512 है, 512 है तो क्या ये 512 का मतलब होता है 2 की पावर 9, और लास्ट में अगर आप प्रैक्टिस किए हो तो कर पाओगे, ठीक है। लास्ट में नीचे 1 आएगा और जब 1 आएगा तो हम ऐसे नोट करते हैं, अर्थात 1 के बाद 9 जीरो, 1 के बाद 4 हो गया, 5 6 7 8 9, 1 के बाद 9 जीरो तो आना तय है। तो जरा यहाँ पे देख लो, 1 के बाद 9 जीरो है, 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9,
और ये ठीक है, तो 9 जीरो है। अब ये बच रहा है 0.125। 0.125 को आप कैसे चेक करोगे? 0.125 के लिए आपको करना पड़ेगा, तो ऐसे ले लो 0.125 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो। जब 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2 पचे 10 आएगा, 2 दूना 4 1 5 आएगा, 2 1 के 2 आएगा। ठीक है, तो 0.250 आ गया। अब 0.250 में आपको क्या करना है? यही आया ना, 2 पचे 10 हो गया, 2 दूना 4 1 5 हो गया, 2 1 का 2, यही आया। अब फिर इस 0.250 को आपको करना होगा गुणा किससे? 2 से ही, जब तक 1 ना जाए। यहां से जो यूनिट डिजिट है आप उसको नोट कर लीजिएगा अलग से, 0 आ गया। अब फिर 2 का 0, 2 पचे 10, 2 दूना 4 1 5 होता है, 2 दूना 4 1 5 मतलब 2.5 दूना क्या हो जाएगा? अब यहां से अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? यहां से फिर से 0 मिल जाएगा। ठीक है, 0.5 हो गया। अब 0.5 का जब 2 में गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 1.0। अब इस यूनिट डिजिट को फिर ले लीजिए और इसको इस रूप में नोट करिएगा, मतलब कि आप यहां की तरह मत इसको नीचे से ऊपर करिएगा, इसको ऊपर से नीचे नोट करिएगा। तो यहाँ पे दशमलव लिखोगे और क्या लिखोगे? 001। तो ए वाला तो सही है, ए वाला तो सही है, इस हिसाब से चेक करेंगे। अगर बी वाले पे जाएंगे तो 512.125 है, तो ये डेसिमल में है और ये ऑक्टल में कह रहा है चेंज करने को। तो देखो 512 8 का क्यूब ही होता है, मतलब 3 जीरो तो आना तय है और 8 1 के 8 लास्ट में आएगा, ये तो कंफर्म है। मतलब 1 के बाद 3 जीरो आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब 0.125 को आप चेंज कर लो, 0.125 को 8 से गुणा करोगे तो चेंज करने जाओगे तो आएगा 8 पचे 40, 8 दूना 16 होता है, 16 4 20 होता है, 8 1 के 8 होता है, 8 2 10 होता है। पहली बार में ही 1 आपको डिजिट मिल गया। ठीक है, 10 होता है, तो ये क्या बन गया? यहां से आप पहली डिजिट को ले लो तो 1 ले लोगे तो 1001, ये भी सही है। अब फंस रहा है मामला, फिर सी पे चलोगे, सी पे चेक करने तो 512.125 है, 512.125 है। अब 516 है, अब ये कहीं से तो कटेगा नहीं, तो वही एक ही तरीका है जो करने वाला। 16 से जाओगे तो 16 तिया 48 करोगे, 16 तिया 48 करोगे तो 3 बचेगा, 48 3 51 ना, 16 दूना 32 हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा। फिर 16 पे जाओगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा। नीचे से ऊपर ले जाओगे तो 200 तो पहले आ जाएगा, मतलब कि यूनिट डिजिट पे। ठीक है, इसके फ्रैक्शन इंटीजर पार्ट पे 200 आ जाएगा। 200 आ गया तो काफी संभावनाएं हैं कि सही हो सकता है। अब 0.125 को चेक करने जाओ, 1.12, ये गलत लिख दे रहा। 0.125 गुणे कितना करोगे? 16 करोगे। तो देखो अब करोगे तो 16 पच्चे 80 हो जाएगा और 16 दूना 32 होता है, 32 8 40 हो जाएगा। फिर 16 1 के 16 होता है, 16 8 क्या हो जाएगा? 16 8 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको केवल यूनिट डिजिट लेना है और मतलब इंटीजर पार्ट लेना है, 2 वाले पार्ट को ले लेंगे तो 200.2 हो जाएगा, ये भी सही है। अब यहीं पे रुक जाना क्योंकि ये गलत है, कंफर्म है। अगर 3 मिला सही है तो एक तो गलत है इसमें, ए बी सी इसका देखिए राइट विकल्प होगा, यही सही विकल्प है, तो डी वाला इसका गलत होगा। अगर ये दोनों सब आपस में मैच कर गए तो डी वाला गलत होगा, ये कंफर्म है। अगर चेक करना चाहो तो चेक कर लो, ये वाला तो क्लियर हो गया। 512 पे अगर चेक करना चाहो 4 से भाग करके चेक करो, 4 1 के 4 होता है, फिर 4 तिहाई 12, ओ सॉरी 4 1 के 4, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, तो कितना बचा? कट गया पूरा का पूरा ना, तो 0 चला गया। ठीक है, फिर 4 पे जाओगे तो 4 तिहाई 12, गलत कर दिया क्या मैंने? 512, फिर इसको मैं 4 से अगर कट कर रहा हूं तो 4 1 के 4 होता है, 1 बचा, 4 दूना 8 होगा, सॉरी 4 दूना 8 होगा और 3 बचेगा, 4 अठे 32, 128, तो यहाँ पे 0 गया। तो फिर से ले जाओगे, 4 तिहाई 12 होता है, 4 दूना 8, फिर से 0, फिर 4 अठे 32 होता है तो फिर से 0, फिर 4 दूना 8 होता है तो फिर से 0। देखो यहीं से पकड़ लो, ये 3 0 है और यहाँ पे 4 0 हो गया, मतलब है कि डी वाला विकल्प रॉन्ग है, तो ए बी सी इसका राइट विकल्प होगा। तो इस तरीके के अप्रोचेज आपको लगाने पड़ेंगे, हालांकि काफी समय लगा, लेकिन आप करोगे तो इतना समय नहीं लगेगा, लेकिन बाकायदा प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो इसका जो राइट विकल्प है ए बी सी राइट विकल्प है। ठीक है, अब देखिए इसको हल मैंने लगा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट रिलेटेड डिफरेंट टाइम, ओह इसी का भी आंसर है, डिफरेंट टाइम पीरियड्स करेस्पॉन्ड विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च करे कि वो कौन सी रिसर्च है, क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस है जिसमें डिफरेंट टाइम ऑफ पीरियड में
चीजों को हैंडल किया था या डेटा को कलेक्ट किया था, ऐसे जान लो, ठीक है। तो वो जो रिसर्च होती है वो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती है, कई टाइम लॉन्गिट्यूडनल 10 साल 15 साल 20 साल की भी हो जाती है, क्योंकि हम एक फिनोमिना की कई एक डिफरेंट टाइम में डेटा को कलेक्ट करते हैं, किसमें, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में, ठीक है। हम डेटा को कलेक्ट करते हैं डिफरेंट टाइम ऑफ पीरियड्स में, या कहें कि चेंज ओवर ऑफ टाइम में। क्यों करते हैं, हम सोचते हैं कि 3 साल बाद इसमें क्या परिवर्तन होगा, फिर इसी को जानना चाहते हैं, जब व्यक्ति 6 साल का हो गया तो उसमें क्या परिवर्तन हुआ, 9 साल का हो गया, 12 साल का हो गया, 15 साल क्या हो गया, क्या परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार का जो डेटा कलेक्ट होता है, इस प्रकार की जो एनालिसिस होती है वो लॉन्गिट्यूडनल में होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैलेसी ऑफ रेलेवेंस। कौन सा फैलेसी ऑफ रेलेवेंस नहीं है, देखो रटना पड़ेगा इसको। तो देखिए अब यहाँ पे ये तीनों, हमको तो याद है ये तीनों क्या है, फैलेसी ऑफ रेलेवेंस से मतलब रखती हैं, ये फैलेसी ऑफ रेलेवेंस से मतलब नहीं रखती है। तो ये तीन अर्थात राइट विकल्प क्या होगा, डी वाला हो जाएगा। जो फॉल्स अल्टरनेटिव है वो फैलेसी ऑफ प्रीजम्पशन है, ठीक है, फैलेसी ऑफ प्रीजम्पशन है। तो फैलेसी ऑफ प्रीजम्पशन का मतलब ये होता है इसमें विकल्पों को गलत तरीके से सीमित कर दिया जाता है, किसमें, फैलेसी ऑफ प्रीजम्पशन में। मतलब ऐसा दिखाया जाता है कि केवल तुम्हारे पास 2 ही विकल्प हैं, जबकि वास्तव में 2 से अधिक विकल्प उपलब्ध होते हैं। जैसे एक उदाहरण दूं तो मैं बोलूं कि तुम्हारे पास या तो मेरा चैनल पढ़ने के लिए है या किसी एक और व्यक्ति का चैनल बता दो, यही 2 विकल्प हैं तुम्हारे पास। तो ये क्या हो रहा है, आप कह सकते हो कि ये फॉल्स अल्टरनेटिव है या फॉल्स डायलेमा है, या आप कह सकते हो ये फैलेसी ऑफ प्रीजम्पशन है, क्योंकि मैं तुमको सीमित कर रहा हूं कि केवल मेरा चैनल है और किसी एक व्यक्ति का और चैनल है, जबकि YouTube पे बहुत सारे चैनल हैं, आप बिल्कुल डाइवर्सिफाई हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो। तो ये क्या है, फैलेसी ऑफ अल्टरनेटिव है, फैलेसी ऑफ डायलेमा है, ठीक है। जबकि फैलेसी ऑफ रेलेवेंस में क्या होता है, फैलेसी ऑफ रेलेवेंस में जो बातें तर्क में दी गई होती हैं वो विषय से संबंधित नहीं होती हैं, ऐसा होता है, ठीक है। उसी प्रकार का पर्सनल ऑफ अटैक भी होता है, अटैक टू मोटिव भी होता है, और लुक हु इज टॉकिंग भी होता है, जो फैलेसी ऑफ अल्टरनेटिव है। इसको हम बेगिंग अ क्वेश्चन भी बोलते हैं, इसको हम बेगिंग अ क्वेश्चन भी बोलते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये फैलेसी ऑफ रेलेवेंस से मतलब नहीं रखता है, और ये फैलेसी ऑफ प्रिजम्पशन से मतलब रखता है, ठीक है। अब देखिए जो पर्सनल अटैक था एड होमिनेम होता है, तो कई बार पढ़ाया है, तर्क के बजाय ये सीधा डायरेक्ट व्यक्ति पर हमला। जैसे हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, अब हम लॉजिकली आपको नहीं हरा पा रहे हैं, तो सीधे आपके पर्सनल अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये और अटैक ऑन मोटिव पे चलोगे तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे हम लॉजिक या तर्क को संबोधित करने के बजाय हम ये पूछ रहे हैं तुमने ऐसा सवाल पूछा ही क्यों। जैसे आप हमसे कोई सवाल पूछो, मैं लाइव अगर पढ़ा रहा हूं, कोई सवाल पूछो तो मैं उसको तर्क से बताऊं ना कि इसका ये आंसर होगा, इस तरीके से होगा। मैं तुमको उल्टा यही बोलूं कि तुमने हिम्मत क्यों की हमसे सवाल पूछने की, ठीक है। ये क्या है, अटैक ऑन मोटिव है, मतलब उसके उद्देश्य पे ही अटैक करना। लुक हु इज टॉकिंग टू कॉक भी इसको बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि तर्क को संबोधित करने के बजाय किसी पाखंड का आरोप लगाना। जैसे एक नॉर्मल सी बात है, कहा गया कि एक व्यक्ति बोला कि भूत होते हैं, हमने देखा है, ठीक है। अब दूसरा व्यक्ति बोला कि भाई अब वो लॉजिक से नहीं प्रूव कर रहा है कि भाई मैं लॉजिक दे रहा हूं कि भूत नहीं होते हैं, जबकि वो क्या कर रहा है, लॉजिक नहीं दे रहा है, कह रहा है कि ये बहुत बड़ा पाखंडी है, ठीक है, ये पता नहीं कहां नाप शनाप बातें करता है। भाई ठीक है वो कर रहा है, लेकिन उसको लॉजिक से प्रूव करो ना, लॉजिक से नहीं प्रूव कर रहा है, उस पर पाखंड का आरोप लगा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी फैलेसी ऑफ रेलेवेंस है, इसी को बोला जाता है टू कॉक, ठीक है। लुकिंग हु इज टॉकिंग, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बातें समझ आई होंगी। यदि यार गलती पे गलती हुई है, सही उत्तर है एडेप्टेशन एंड रिस्पांस। पूछ रहा है देशज ज्ञान व संसाधन प्रबंधन प्रणाली को सर्वोत्तम रूप से निम्न में से क्या माना जा सकता है, तो इसका राइट आंसर है एडेप्टेशन रिस्पांस। देखिए ऐसे सवाल जब कई टाइम पेपर 1 में आते हैं तो थोड़ी सी परेशानी होती है, कहें को इतना मतलब कि ये चीजें तो शायद ही किसी ने पढ़ाई होंगी, तो वहां पे थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो देशज ज्ञान होता है, ठीक है, कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए गांव में एक विपरीत परिस्थितियां हैं, तो वहां के जो लोग रहने वाले वहां पे रहते रहते उस परिस्थिति के बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं, तो अब उस परिस्थिति से धीरे धीरे वो सामंजस्य बना लेते हैं, तो इसी को बोला जाता है अनुकूलन, अनुक्रिया या एडेप्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट ऑन इसमें भी गलती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से प्राचीन स्थलों में से किसको मानव संचार का पुरातन माना जाता है, तो मानव संचार का पुरातन भीमबेटका की गुफा को माना जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में है और ये विश्व धरोहर स्थल भी है। इससे ज्यादा इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें प्रागैतिहासिक काल
के मतलब प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र बने हैं, ठीक है, वो उससे कम्युनिकेशन को जोड़ा जाता है, क्योंकि वो हमको उस समय की बातों को बतलाती है, उस समय की विचार को, उस समय की भावनाओं को बतलाती है। तो यह स्थल मानव संचार के सबसे प्रारंभिक स्थल के रूप में भी गिना जाता है, जहां से उस समय की भावनाएं, अभिव्यक्ति का हमें पता चलता है। तो ध्यान में रखिएगा कि वो आंसर है भीमबेटका। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑन है, देखिए आईसीटी से सवाल है, ऑन अ वेब पेज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड वेयर द अंडरलाइन वर्ड इज लिंक्ड टू द अनदर वेब पेज। ठीक है, कह रहा है कि भाई कुछ एक इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले हो रही है वेब पेज पे, लेकिन उस इंफॉर्मेशन के नीचे अंडरलाइन दिख रही है अदर पेज का। तो ये क्या है, ये किसका उदाहरण है? तो एकदम सिंपल से जान लो, जब भी किसी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन दिख रही है तो वो हाइपर टेक्स्ट का उदाहरण होता है। हाइपर टेक्स्ट का मतलब उस टेक्स्ट से कुछ दूसरा लिंक अटैचमेंट हुआ है। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट इसका राइट आंसर है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट ऑन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 4 स्टेजेज ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के 4 स्टेजेज कौन से? देखिए, सबसे पहला तो सेंडर होता है और सबसे लास्ट में फीडबैक होता है। देखो सी और डी कौन है, लास्ट में सी पहले डी पहला वाला ही इसका आंसर हो जाएगा। बीच में एनकोडिंग एंड ट्रांसमिशन आएंगे, बाकी आप सभी जानते ही हैं, थोड़ी देर पहले बताया भी था। क्वेश्चन नंबर 30 है, करा निम्न राज्यों की भारतीय जलवायु सुभेद्यता की पहचान कीजिए। मतलब कि क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी की बात हो रही है। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या है, पहले तो यही समझ लीजिए। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई इकोसिस्टम या कोई इकोनॉमी या कोई समुदाय, ठीक है, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति कितना संवेदनशील है, या कहें कि वो निपटने में असमर्थ है। ठीक है, तो इसको हम 3 मुख्य घटकों पे देखते हैं। एक तो एक्सपोजर के आधार पे, सेंसिटिविटी के आधार पे और अडेप्टिव कैपेसिटी के आधार पे। जैसे मान लीजिए कि कोई एक, यही देख लो, जैसे बिहार है, बिहार में इस समय बाढ़ आई हुई है। ठीक है, बिहार में इस समय बाढ़ आई है, तो वो जो क्षेत्र है, बाढ़ को सहने में, सूखा को, चक्रवात को या बाढ़ को ही आप कह लीजिए कि उसके प्रति वो कितना संवेदनशील है, उसी को क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी बोला जाता है। तो उसी के आधार पर आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है। तो इसका जो राइट आंसर है BADEC है। अब देखिए, फैक्ट है, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा, कहाँ इस तरह की स्थितियां हैं, कहाँ नहीं है। तो देखा गया कि भाई झारखंड में इस तरह की स्थितियां हैं, फिर उत्तर प्रदेश में है, फिर आपकी मणिपुर में है, फिर आपकी पंजाब में है, फिर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र ज्यादातर शहरी है तो वहां पे तो स्थिति सामान्य है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा, हर बार ऐसे सवाल आपको देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑन क्वेश्चन नंबर 31, एक दुकानदार ने पहले किसी वस्तु की कीमत में 12% की वृद्धि की, फिर 20% की छूट दी, मूल कीमत पर उसने कितनी छूट दी? कई बार ऐसे सवाल बताएं। 12% वृद्धि का मतलब है कि 12/100 जान लो। ठीक है, 12% का मतलब 12/100 होता है, तो 4 12 होता है, 4×25 में 100 होता है। वैसे जान लो 25 का मान, सॉरी 25 की वैल्यू उन्होंने घटा के कितनी कर दी, 22 कर दी। ठीक है, 25 की वैल्यू इसने, अच्छा बढ़ा के वृद्धि की है, पहले ना, पहले वृद्धि की है। 25 की वैल्यू इन्होंने बढ़ा के कितनी कर दी, गलत हो गया, 25 की वैल्यू इसने करके 28 कर दी। अब कह रहा है 20% की छूट दी। 20% का मतलब होता है 1/5, 5 की वैल्यू घटा के इसने 4 कर दी। इसी को कंपेयर कर लीजिए, 125 आएगा, 28 चौका 4 8 32 2 होता है, 4 दूना 8 3, 4 8 32 का 2 होता है, 4 दूना 8 3 11 होता है। 125 और 112 में कितना अंतर है, इसी को दे लीजिए, 13 का अंतर आ रहा है। 13 गुणे 100 और 125 से इसको कंपेयर कर दीजिए। 25 चौका 100 होता है, 25 पंचे 125 होता है, 13 चौका 52 होता है, 52/5 करोगे तो आएगा 5 धामा 50 और 5 चौका 20, 10.4% की वास्तविक छूट होगी मूल कीमत पर। ठीक है, अगर वो एक बार 12% वृद्धि कर रहा है, फिर 20% की छूट दे रहा है, तो एक्चुअल में जो छूट बनेगी वो क्या बनेगी, 10.4% की बनेगी। उम्मीद करता हूं बातें समझ आई होंगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, ये मायर्स एंड ब्रिग्स हैं। इन्होंने भाई शिक्षार्थी के प्रकार को क्लासिफिकेशन किया है। वास्तव में तो इन्होंने पर्सनालिटी को कैटेगराइज किया था, इन्होंने पर्सनालिटी को कैटेगराइज किया था, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इसी कैटेगराइजेशन में से हम लर्नर के टाइप्स भी निकाल लेते हैं। तो उन्होंने ये कुल 8 प्रकार के लर्नर बतलाए थे, कुछ 8 प्रकार के लर्नर बतलाए थे। यहाँ पे 4 प्रकार के लर्नर का जिक्र किया गया है, उससे संबंधित आगे लक्षण दिए गए हैं, आपको मैच कराना है। देखिए, जो पहला है परसेप्टिव जजमेंटल लर्नर है, एक्सट्रोवर्ट है, इंट्यूटिव है एंड थिंकर है।
तो देखिए इसमें सबसे सरल जो दिख रहा है वो बहिर्मुखी वाला है, एक्सट्रोवर्ट है, मतलब कि ये बाहरी दुनिया, बाहरी प्रेरणा पे ज्यादा फोकस करता है। तो बी का तो फर्स्ट हो गया। जैसे ही बी का फर्स्ट हो गया तो ये सारी बातें खत्म हो गई, ठीक है। अब आप चलो, इंट्यूटिव बचता है, थिंकर बचता है और परसेप्टिव जजमेंटल बचता है। इसमें आपको चीजों को सोचना पड़ेगा कि इसके लिए इसका विकल्प क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखिए जो परसेप्टिव पब्लिक जजमेंटल लर्नर होते हैं वो इसेंशियल फैक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, मतलब कि वो तथ्यों को जानने के ऊपर ज्यादा रिलेट करते हैं, वो तुरंत कार्रवाई चाहते हैं, वो क्लियरिटी को पसंद करते हैं, अस्पष्टता वो सहन नहीं करते हैं। तो ए को तो आप थर्ड की तरफ ले जाओगे, तो जैसे ही आप ए को थर्ड की तरफ ले जाओगे तो ये वाला खत्म हो जाएगा और ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको इल्यूमिनेट करना है चीजों को। अब आप देखेंगे तो जो इंट्यूटिव होते हैं वो भाई पारस्परिक क्रिया पर ज्यादा निर्भर करते हैं, इंगेजमेंट उनको ज्यादा अच्छी लगती है, सोशल होते हैं, रेसिप्रोकल एक्शन इनका होता है, ठीक है। तो ये तो हो जाएंगे किस तरफ, कहा गया, जो इंटेटिव होते हैं, ये तो बाहरी प्रेरणा वाले हो गए ना। जो इंटेटिव होते हैं, सी कहा गया भाई, सी का चौथा, ये क्या करते हैं भाई, ये पैटर्न्स को फाइंड आउट, अंतर्ज्ञानी होते हैं ना, पैटर्न्स देखते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट के आधार पे वो इन्फ्रेंस करते हैं, ठीक है। और जो डी है, डी वाला सेकंड हो जा रहा है, चिंतक जो होते हैं वो क्या करते हैं भाई, वो लॉजिक लगाते हैं, आत्मानुशासन के सेल्फ डिसिप्लिन होता है, ठीक है। तो इन सब बातों पे इनका ज्यादा फोकस्ड होता है, तो डी का फर्स्ट हो गया। इस हिसाब से देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड बन के आ जाएगा। तो मायर्स एंड ब्रिग्स के अनुसार जो शिक्षार्थी के प्रकार हैं उनको आगे हमने एड ऑन किया है, जरा इसको देख लीजिए, ठीक है। मायर्स एंड ब्रिग्स द्वारा ये विकसित किया गया था। बेसिकली टाइप इंडिकेटर एमबीटीआई, मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर एमबीटीआई इसको बोला जाता है। इन्होंने व्यक्तित्व को 16 प्रकारों में बांटा था, जो कि 4 प्रकार के द्वंद्वों में आधारित हैं, ठीक है। लेकिन एमबीटीआई का जो मूल उद्देश्य था वो व्यक्तित्व का वर्गीकरण था, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इसको शिक्षार्थियों के प्रकार को समझने के लिए भी यूज किया जाता है। तो एमबीटीआई के अनुसार जो शिक्षार्थी होते हैं कुल 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये जो 8 प्रकार है यहाँ पे देखिए द्वंदात्मक रूप से इनको दिखलाया गया है, ठीक है। मतलब एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन, सेंसेसिंग और इंट्यूशन, थिंकिंग, फीलिंग, जजिंग एंड परसीविंग, इसमें से 4 के लक्षण आपको दिए गए थे, ठीक है। इसमें से 4 के लक्षण आपको दिए गए थे। जैसे देखिए आपको जो दिया गया था वो एक्सट्रोवर्ट दिया गया था। जो एक्सट्रोवर्ट टाइप का होता है उसके अंदर बाहरी प्रेरणा होती है, वो पारस्परिक क्रिया करने वाला होता है, मतलब कि क्या इंटरेक्शन में विश्वास रखता है, सोशल होता है, सक्रिय होता है, सामाजिक होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपको दिया गया था इंट्यूटिव लर्नर के बारे में दिया गया था। जो इंट्यूटिव लर्नर होते हैं वो फैक्ट्स को, पैटर्न्स को, रिलेशंस की तलाश करते हैं, वो कॉन्टेक्स्ट से अनुमान लगाते हैं, सैद्धांतिक होते हैं, कंस्ट्रक्टिव होते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग वाले होते हैं, ठीक है। दूसरा एक्सट्रोवर्ट लर्नर की बातें हो ही गई। इसके अलावा आपको जो दिया गया था थिंकर के दिया गया था। जो थिंकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लॉजिक लगाते हैं, एनालिसिस करते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं। इसके अलावा जो दिया गया था वो परसेप्टिव या जजिंग लर्नर के बारे में दिया गया था। ये क्या करते हैं, फैक्ट को शीघ्रता से जानने की कोशिश में रहते हैं, त्वरित निर्णय लेते हैं, इसीलिए इनको जजमेंटल बोला जाता है, ठीक है। और ये कार्रवाई और परिणामों पर इनका ध्यान ज्यादा होता है, आउटकम पे इनका फोकस ज्यादा होता है। तो ये 4 थे, चारों को ऐसे आपको आप जब पढ़े रहेंगे तो चीजों को जोड़ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ये दोनों तो हमने बता ही दिए, थिंकिंग और परसेप्चुअल। यहाँ पे देखिए जो सेंसेसिंग लर्नर्स होते हैं ये भाई कंक्रीट फैक्ट्स पे फोकस करते हैं, व्यवहारिक उदाहरणों से सीखते हैं, वर्तमान पर इनका ध्यान होता है और ये स्ट्रक्चर्ड में सीखते हैं, मतलब चरण दर चरण, स्टेप बाय स्टेप निर्देशों को याद करते हैं, ठीक है। इसके अलावा तो बस सारे तो हो ही गए, इंट्रोवर्ट हो गया, सेंसेसिंग हो गया, अब इसके अलावा ये हो गए 7, 8 तो हो ही गए। बाकी इसके बारे में और डिटेल है, जैसे एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन है तो ये क्या सोचते हैं, एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन को ऊर्जा कैसे मिलती है। जो एक्सट्रोवर्जन टाइप के होते हैं वो दूसरों के साथ बातचीत करते हैं तब उनको मजा आता है। जो इंट्रोवर्जन होते हैं अकेले समय बिताते हैं, स्वभाव इनका मिलनसार बातूनी होता है, शांत सोचने वाला होता है, समूह चर्चा में सीखते हैं, एकांत में पढ़ाई करते हैं, छात्र प्रोजेक्ट में सक्रिय रहते हैं, अकेले बैठकर नोट्स बनाते हैं। तो ऐसे सबका हमने बता दिया, सेंसेसिंग, इंट्यूशन का, थिंकिंग, फीलिंग का और जजिंग एंड परसीविंग का, ठीक है। आप इसमें से देख के अपना तरीका बताइएगा कि आप किस प्रकार के लर्नर हैं, ठीक है। कमेंट में जरूर बतलाइएगा आप सभी, ठीक है। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड करेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन आंसर टेक्निक इन टीचिंग। भाई टेस्ट करना ये तो भाई करेक्ट है, आइडेंटिफाई डिफिकल्टीज ये भी करेक्ट है,
दूसरा कह रहा है कि इंटीमीडिएट हाइंडर सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज करना, भयभीत करना, ये तो नहीं होता है टीचिंग में। और प्रमोट करना थिंकिंग एंड ओरिजिनलिटी को, ये तो सही है, मतलब सी वाला विकल्प इसका राइट होगा क्योंकि नहीं पूछा था। ठीक है, अब देखिए श्रृंखला है 0, 7, 26, 63, 124, कह रहा है कि अंकों की पहचान करो। तो इसमें पैटर्न्स आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। इससे संबंधित एक पैटर्न हमने इसके पहले बताया था, दूसरा इसमें दिया गया। देखिए 1 का क्यूब -1 है तो 0 आएगा, 2 का क्यूब -1 है तो 7 आएगा, 3 का क्यूब -1 है तो यहाँ पे 26 आ गया, ये 4 का क्यूब -1 है तो 63 आ गया, 5 का क्यूब -1 है तो 124 आ गया, 6 का क्यूब -1 होगा तो 215 आ जाएगा, 7 का क्यूब -1 होगा तो 342 आ जाएगा, और 8 का क्यूब -1 होगा तो 511 आ जाएगा, 9 का क्यूब -1 होगा तो 728 आ जाएगा। और चाहिए तो चलो 728, ठीक है, -1 होगा ना, 709 का क्यूब 729 होता है तो 728। देखो क्या है इसके आगे कौन कौन आया है भाई, 124 तक तो इसने दे रखा है, उसके बाद 215 आ जाएगा, फिर 342 तो है नहीं, फिर 511 है, अर्थात बी एंड सी इसका राइट विकल्प हो जाएगा। 215 है ना, बी एंड सी इसका राइट विकल्प बन जाएगा। तो इस हिसाब से आपको अप्रोचेस लगानी होंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत टाइम पढ़ाया है कि रेन्यूएबल सोर्स कौन है एनर्जी का, बायोडीजल होता है, यस होता है, न्यूक्लियर एनर्जी ना बाबा ना, ये तो खत्म हो जाता है, सोलर एनर्जी है, हाइड्रो पावर है, और वाइंड मतलब कि विंड एनर्जी, ये सभी क्या है रेन्यूएबल सोर्स है, मतलब कि ये नेचुरली पुनः खुद को स्थापित कर लेंगे। बाकी जो न्यूक्लियर एनर्जी है एक तो सीमित होती है, दूसरा इनके खत्म होने के बहुत सारे चांसेस रहेंगे, इतना जल्दी ये रिकवर भी नहीं होते, इसीलिए इनको नॉन रेन्यूएबल की कैटेगरी में रखा जाता है। तो राइट विकल्प बी को छोड़ दो तो सी डी ई ए बी इसका राइट विकल्प बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है। अब देखिए नेचुरल रिसोर्स है, दो होते हैं, रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल। जो रेन्यूएबल होते हैं नेचुरली पुनः मतलब कि एक समय के बाद आ जाते हैं, लेकिन जो नॉन रेन्यूएबल होते हैं जल्दी प्रतिस्थापित नहीं होते हैं। जो रेन्यूएबल होते हैं टिकाऊ होते हैं, कम प्रदूषण, असीमित आपूर्ति होती है। ये भैया इतने टिकाऊ नहीं होते हैं, वो सीमित होते हैं, एक दिन खत्म हो जाएंगे, मौसम पर निर्भर करते हैं। लेकिन इनकी जो रेन्यूएबल की जो इंस्टॉलमेंट होती है, मतलब प्रारंभिक लागत होती है, वो ज्यादा आती है और इसकी कम आती है नॉन रेन्यूएबल की। ठीक है, बाकी उदाहरण में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापी, बायोमास, ज्वारी, ये सब रेन्यूएबल है। जीवाश्म ईंधन में कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस जो जमीन सब निकाला जाता है वो सब नॉन रेन्यूएबल है, और परमाणु ऊर्जा नॉन रेन्यूएबल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है। कंप्यूटर का माउस खोजा गया है, स्टेटमेंट ए से डी पढ़े इस सवाल को। रिलेटेड टू इन्वेंशन ऑफ द कंप्यूटर माउस, कह रहे हैं कि भाई एक तार्किक अनुक्रम की पहचान कीजिए कि कंप्यूटर के माउस कैसे खोजा गया था। ठीक है, चारों विकल्प पढ़ना होगा कि हम माउस आज प्रयोग करते हैं क्योंकि इंगित करने वाला यह उपकरण जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल आदि जैसे अन्य यंत्रों की तुलना में उपयोग करने में सर्वाधिक सुगम है। तो फर्स्ट तो स्टेप नहीं हो सकता है। डग एंजलबर्ट सम्मेलन में बैठा उब रहा था, इस ये हो सकता है इसने पहियों के दो सेटों को लंबकोणीय दिशा में चलाते हुए प्लेन के चलने की खोज खबर लेने के बारे में सोचना आरंभ किया। ये फर्स्ट हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं। डग एंजलबर्ट कंप्यूटर की स्क्रीन पर वस्तु के चयन हेतु बनाने की कोशिश कर रहा था तो इसने इन टिप्पणियों का स्मरण हुआ, ये भी तो फर्स्ट नहीं है। नेक्स्ट है डग एंजलबर्ट कथा सुनाई कि उसने मायूस का आविष्कार कैसे किया, ये फर्स्ट हो सकता है कि पहला ये हो गया। फिर अब वो मतलब कथा सुना रहा था कि वो एक सम्मेलन में बैठा था, तो डी बी के बाद भाई सोचना आरंभ किया तो उसको अचानक ये बात याद आई, डी बी सी फिर ए, डी बी सी ए, डी वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा। इस तरफ से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो आप भी टिक कर जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए अब वैसे तुम देखोगे मिलती जुलती तो सब है लेकिन करेक्ट ढूंढना है। विचार सृजन, प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग, एक्सप्लोरिंग एंड एक्सप्रेसिंग आइडियाज, कम्युनिकेशन है, नहीं कर सकते। सेंडिंग, रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग मैसेज, ये हो सकता है भाई, मैसेज सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, उसको समझता है, इंटरप्रेट करता है। ठीक है, कम्युनिकेशन इज सोशल इंटरेक्शन, ये तो होता है। द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, राइटिंग, सेंडिंग मैसेज थ्रू द चैनल। देखो मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है और दो ही विकल्प दिया है, दो ही चूज करना है, तो बी और सी ही को ही मैं चूज करूंगा, डी को छोड़ दूंगा। तो राइट आंसर बी एंड सी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर कंपोनेंट ऑफ डेवलपिंग एबिलिटी फॉर क्रिटिकल एंड रेशनल थिंकिंग। किससे भाई क्रिटिकल एंड रेशनल थिंकिंग डेवलप होगी? आइडेंटिफाई प्रॉब्लम होगी, कंफर्म है। एनालाइज करना प्रॉब्लम को, ये भी होगा। चूजिंग सब्जेक्टिव ट्रुथ, काटो भाई तुरंत, सब्जेक्टिव नहीं, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्टिव होता तो ट्रू होता,
ठीक है। तो रेशनल थिंकिंग में सब्जेक्टिव की जगह नहीं होती, बैशनेस की जगह नहीं होती, ऑब्जेक्टिव होता तो ठीक था, ठीक है। इसी को काट दो, रिलेवेंट फैक्ट्स पढ़ना पड़ेगा, एजम्पशंस करने पड़ेंगे, उसके आधार पे कंक्लूजन, इतना सही है। सी को हटा दो, सी को हटाओगे तो एबीडी इसका राइट विकल्प बन जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर से मैच कराने, बहुत ही सरल सवाल है, कम्युनिकेशन में बहुत बार पढ़ा है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल, ग्रुप, इंटरपर्सनल, ठीक है। फॉर्मल में कब होगा, जब बैठक में भाग लोगे किसी, ठीक है। अनौपचारिक कब होगा, कैंटीन में अपने दोस्त से बतिया रहे हो, ठीक है। ग्रुप कब होगा, भाई धार्मिक प्रवचन सुन रहे हो, तुम ही नहीं बैठे हो, 50 लोग बैठे हैं, ग्रुप हो गया। इंटरपर्सनल कब होगा, मान लो कि नेट नहीं हुआ इस बार, अब स्वयं से पूछ रहे हो कि क्यों नहीं हुआ, मैंने कहाँ गलती की, कैसे की, डीआई गलत हुआ, कम्युनिकेशन की यूनिट खराब है, हायर एजुकेशन गड़बड़ है, डीआई नहीं हुई, क्या नहीं हुई, अब खुद से बतिया रहे हो, खुद से प्रश्न पूछ रहे हो, भाई आगे ऐसा नहीं करेंगे, तो इंट्रापर्सनल है, इंट्रापर्सनल में स्वयं से बातचीत होती है, ठीक है। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। स्वयं का फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, कौन सा विकल्प है, थर्ड वाला राइट आंसर। स्वयं के बारे में टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च इज जनरली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वालिटेटिव रिसर्च किससे रिलेट करती है, तो बहुत सिंपल है, इंडक्टिव अप्रोच से क्वालिटेटिव रिसर्च रिलेट करती है। अगर डिडक्टिव को पूछोगे तो ये क्वांटिटेटिव से रिलेट करती है, ये ऑब्जेक्टिव होती है, इंडक्टिव रिसर्च सब्जेक्टिव होती है, यहाँ पे थ्योरी का जनरेशन होता है, यहाँ पे थ्योरी की टेस्टिंग होती है, ठीक है। पॉजिटिविज्म है तो पॉजिटिविज्म पे जब जाओगे तो ये भी क्वांटिटेटिव को मतलब कि डिफाइन करेगी। जब आप पॉजिटिविज्म से पोस्ट पॉजिटिविज्म की तरफ जाओगे तो वो इंडक्टिव हो जाएगी, वो क्वालिटेटिव हो जाएगी। सब्जेक्टिविज्म है तो सब्जेक्टिविज्म ये क्वालिटेटिव है, इंडक्टिव अप्रोच आप बोल सकते हो, ठीक है, सब्जेक्टिविज्म को। लेकिन ऑब्जेक्टिविज्म होता तो आप कहते हो ये क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है। तो बातें आप मेरी ध्यान में रखिएगा, कुछ भी ऐसे घूम फिर के आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑन है हु चेयर द संस्कृत कमीशन 1956-57, सुनीत कुमार चटर्जी। एकदम फैक्ट है, खूब याद करना होगा। अब एग्जाम में फैक्ट बेस्ड सवाल भी कई सारे आ रहे हैं, तो आपको याद तो करने पड़ेंगे। 56-57 में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए सुनीत कुमार चटर्जी की अध्यक्षता में संस्कृत कमीशन बनाया गया था। बाद में 70 में इसको और ज्यादा रिवाइज किया गया। फैलेसी से सवाल है, वेस्टर्न लॉजिक का सवाल है, स्ट्रोमैन फैलेसी है, रेड हैरिंग है, एम्बिगियस है एंड इन ऑक्यूपियस फॉल्ट के बारे में बात है। देखिए 2-3 तो सबको पता होंगे, जैसे रेड हेरिंग। रेड हेरिंग में क्या करता है, रेड हेरिंग में युक्तिकर्ता जो होता है वो क्या करता है, जो डिबेटर होता है वो मुद्दे को मतलब कि जो नॉन रिलेवेंट बातें हैं उस मुद्दे को वो हटाने का प्रयास करता है, ठीक है, मुद्दे को हटाने का प्रयास करता है। तो इसको आप फर्स्ट कर सकते हो। एम्बिगियस जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अनेकार्थक होता है जब एक से अधिक भाव वाले मुख्य शब्द का प्रयोग किया जाए, ठीक है। जब एक से अधिक भाव वाली हमने बातें की, मतलब कि ऐसी मैं बातें बोलूं जिसके एक नहीं अनेक अर्थ निकले। कई बार कहते हैं ना कि इसका मतलब क्या है, तुम तो दो अर्थी बातें बोल रहे हो, तो दो अर्थी बातें बोलने का मतलब एम्बिगियस की कंडीशन, ठीक है। तो सी का फर्स्ट और सी का 4 है, तो ए का फर्स्ट और सॉरी बी का फर्स्ट, सी का 4। ए का फर्स्ट कहाँ है, ए का फर्स्ट और सी का 4, तीसरा वाला विकल्प राइट आंसर होगा। बाकी इनपकियस एंड स्ट्रोमैन को देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए स्ट्रोमैन है, ये स्ट्रोमैन में क्या होता है, प्रतिद्वंदी के तर्क को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। और रेड हैरिंग में मुद्दे को ही ध्यान मतलब मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए हम कोई नॉन रेलेवेंट चीजें लाते हैं। ये सब कौन करते हैं ज्यादा इस समय, सरकार किसकी है और विपक्ष में कौन है। अब दोनों में से कौन मुद्दे को हटाने का प्रयास करता है, आप सभी समझदार हैं। एम्बिगिटी में क्या होता है, हम ऐसी बातें बोलते हैं कि भाई वो एक नहीं उसके अनेक अर्थ होंगे, मतलब सामने वाले को भ्रमित करना चाहते हैं। और जो बेगिंग अ क्वेश्चन है, अशुभ दोष है, वो क्या है, वो है भाई मतलब कि ऐसी बात बोले, मतलब कि जो कंक्लूजन हम निकालना चाहते हैं उसी को हम प्रीमाइस में रख रहे हैं, मतलब कि गोल गोल चक्कर घुमा रहे हैं, ऐसे जान लो, ठीक है। तो ये चौथा हो गया। ये फिर से वही सवाल, क्वेश्चन नंबर 44 है, मैच द कॉलम के सवाल हैं। देखिए बायोमेट्रिक है, सर्टिफिकेशन है, आईपी एड्रेस है, मैक एड्रेस है। मैक एड्रेस के बारे में बहुत बार बातें बतलाई हैं। जो मैक एड्रेस होता है वो फिजिकल एड्रेस पे काम करता है, 48 बिट का होता है। तो फिजिकल एड्रेस पे ये बतलाता है कि फला आईपी एड्रेस से कौन सी डिवाइस कनेक्ट है। जैसे आप लोग कस्टमर केयर को फोन करते हो, अपने मोबाइल का मॉडल नहीं बताते हो, लेकिन सामने वाला बता देता है कि आप कौन से मॉडल का मोबाइल यूज कर रहे हो। कैसे बता देता है, क्योंकि जब आप इंटरनेट यूज करते हो या इंटरनेट यूज कर रहे हो या सिम लगाए हो तो वो आईपी एड्रेस आपको एक असाइन करता है। उस आईपी एड्रेस से वो पता लगा लेता है कि आप कौन सी मतलब कि कौन सा सेट यूज कर रहे हो। जो आईपी एड्रेस होता है वो मैक एड्रेस, ठीक है। तो मैक एड्रेस क्या करता है, आईपी एड्रेस से जो डिवाइस जुड़ी है उसको पहचान लेता है, ठीक है। तो डी का पहला आ जाएगा, डी का
पहला आ जाएगा। जो आईपी एड्रेस क्या करता है भाई, आपको नेटवर्क पर लोकेट करता है। ऐसे जान लो कि नेटवर्क कहाँ स्थित है। जैसे मैं इस समय अपनी पीसी यूज कर रहा हूं तो इंटरनेट भी यूज करता हूं, तो आईपी एड्रेस से कोई ये पता पा जाएगा कि मैं किस लोकेशन पर एक्सेस कर रहा हूं। ठीक है, तो सी का तो चौथा हो जाएगा। तो बी, डी का पहला, सी का चौथा, डी का पहला, सी का चौथा, डी का पहला, सी का चौथा, खत्म करो। डी का पहला, सी का चौथा, यही इसका राइट आंसर है। बाकी बायोमेट्रिक आप ही जान रहे हो, रेटिना वगैरह, थंब वगैरह सब स्कैन कर करके आधार कार्ड में लगी जाता है। पैसे निकालते हो तो अंगूठा लगा के। सर्टिफिकेशन का मतलब क्या भाई, ये सत्यापित करता है विश्वसनीय स्रोत से डाटा आ रहा है, तमाम बातें। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन 40 नंबर 5। 5 सवाल तो हम कंप्रिहेंशन के करते नहीं है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, प्रौढ़ शिक्षा के बारे में कहा गया है कि कौन सा उसकी पाठ्यचर्या की रूपरेखा में नहीं आता है। तो प्रौढ़ शिक्षा है तो इसेंशियल लाइफ स्किल तो चाहिए ही, कि पहले नहीं पढ़ा है तो अब तो चाहिए। वोकेशनल देते हैं, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन नहीं देंगे तो वो सेल्फ रोजगार नहीं कर पाएगा। कंटिन्यू एजुकेशन भाई ये भी होता है। आर्ट्स इन एजुकेशन हम एडल्ट एजुकेशन में नहीं प्रोवाइड करते हैं, उनके करिकुलम में नहीं होता है। और फाउंडेशनल लिटरेसी तो देते ही है, 15-20 साल का हो गया कुछ नहीं जानता है तो प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत आएगा, तो फाउंडेशनल लिटरेसी तो जरूरी है। तो आर्ट्स इन एजुकेशन हम नहीं प्रोवाइड करते हैं, बाकी सब की सब प्रोवाइड करते हैं। तो डी ही राइट विकल्प होगा, क्योंकि नहीं वाला पूछा है ना, तो ओनली डी ही इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं ये लास्ट क्वेश्चन था। और ये देखिए यहाँ पे कंटिन्यू एजुकेशन की बात हुई है, जिसको सतत शिक्षा हम बोलते हैं। सतत शिक्षा क्या है, जब हम अपनी फॉर्मल एजुकेशन पूरी करने के बाद भी अपने ज्ञान कौशल को बढ़ाने के लिए अनेक तरीके के पाठ्यक्रम, कार्यशाला, प्रशिक्षण, वेबिनार शामिल होते हैं और अपने को इनहेंस करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, सतत शिक्षा या निरंतर शिक्षा के नाम से इसको हम जानते हैं। मेरा उद्देश्य क्या होता है भी, अपने कौशल को बढ़ाना, उन्नति करना, व्यक्तिगत विकास करना, ये सब बातें क्या होती हैं, ये कंटिन्यूइंग एजुकेशन के अंतर्गत में आती हैं। तो उम्मीद करता हूं ये 45 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। 22 अगस्त 2024 25 का जो पेपर हुआ था शिफ्ट 2 का, आपको बहुत अच्छे समझ हो गया। 5 जो क्वेश्चन बच रहे हैं मैंने तो छोड़ दिया, क्योंकि आप सभी कर लेते हो उसको, लेकिन ये सोच के आप लोग मत छोड़िएगा, आप लोग उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस रहेगी वहां पर कंप्रिहेंशन को करने में आपका उतना कम समय लगेगा। तो उम्मीद करता हूं इस सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ये जो लेक्चर्स मेहनत करके बनाए जाते हैं वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होंगे। अगर वीडियोज अच्छी लगे तो JRF जोन को और वीडियोज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, या जरूर ही कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।